है, टोटल शायद 12-13 सेशंस हैं इंक्लूडिंग द Q&A। एक मिनट, आज की मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ ये फिर। वैसे तो आप लोग तो करते ही हो, तो आप लोग तो कर ही लो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये आपने असाइनमेंट्स देने, इसमें मैंने एक ऑप्शन दी थी, जो लोग SOL आ सकते हैं वो SOL आकर दे दो, जो लोग नहीं आ सकते दिल्ली से बाहर से वो आप ऑनलाइन सबमिट कर दो ईमेल के थ्रू। यूरो पास पे कईयों का CV बना है, कईयों का CV नहीं बना। जिनका नहीं बना है, जिनको कोई दिक्कत आ रही है, अभी एक YouTube पे वीडियो अपलोड हुआ है जहाँ पे आपको बताया गया है कि यूरो पास में CV कैसे बनाना है। वो थोड़ा छोटा वीडियो, उसका डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो वो कैसे बनना है उस पर भी डिटेल में वीडियो बन सकता है। लेकिन कुछ उस वीडियो को आप देख लो, अगर उससे हेल्प मिल जाती है। दूसरा, जो यूरो पास का वेबसाइट है जहां से आपने CV बनाया है, ये एक आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, हमेशा क्या किया करो, जो भी वेबसाइट आप देखते हो उसका जनरली यूट्यूब चैनल भी होता है। तो यूरो पास यूट्यूब चैनल, अगर उसका यूरो पास का यूट्यूब चैनल है तो डेफिनेटली होगा, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। दूसरी ऑप्शन क्या है, यूरो पास CV यूट्यूब चैनल, अरे उस पर आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे और उन चैनल्स को आप देख के अपना CV बना सकते हो। और वॉलंटियर्स जो ये YouTube वगैरह में देखते हैं, वो भी वो चैनल उनको देख के अपना वीडियो कैसे बनाना है, डिटेल्ड वीडियो कैसे बनाना है, वो आप कर लीजिए। अच्छा, आज भी मेरे पास SOL में, एक सेकेंड, उनके लिए भी जगह है। और आपको SOL के E-सेल से क्या सपोर्ट चाहिए, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, वेबसाइट बनाना है, आपको आपको फंडिंग चाहिए, आपको मार्केटिंग में असिस्टेंट चाहिए, और क्या प्रॉब्लम थी जिसका आप सॉल्यूशन कर रहे हो, उस गूगल फॉर्म को भर लो। गूगल फॉर्म में दिक्कत है तो हैंड रिटन नोट MS वर्ड पे ये आप, तो ये जो सारी चीजें मैं आपसे करा रहा हूँ ना, ये इसलिए करा रहा हूँ, ये जो 3 मंथ्स का कोर्स है ये फाउंडेशन कोर्स है। इसमें काफी कुछ मैंने आपको बताया, काफी वेबसाइट्स बताए हैं। अब आपको हर एक क्लास के बाद मैं बोला करता था कि इसके नोट्स बनाओ, कईयों ने दे दिए, कईयों ने नहीं दिए, कुछ लोग अटेंड कर पाए, कुछ लोग नहीं अटेंड कर पाए, कुछ अभी भी जुड़ते हैं। तो आप वीडियोस देख के ये सबमिट कर दो। इनमें से जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको मैं फिर अगले बैच में लेके जाऊंगा। अगला बैच बस शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर आप, अब काफी लोग मेरे से मिल चुके हो आप लोग, मैं बिल्कुल भी कि 3 महीने मतलब ये नहीं 3 महीने कोई लकीर लिखी हुई है कि 3 महीने मतलब जब अप्रैल 30 होगी तब 3 महीने खत्म होंगे। अभी आपके सर्टिफिकेट का भी मैंने काम शुरू कर दिया, तो जिन जिन के असाइनमेंट मिल गए हैं, जिन्होंने थोड़ा सिंसियरली काम किया, उनको मैं सर्टिफिकेट देना शुरू कर दूंगा। मुझे बिल्कुल वेट नहीं करना। आपकी जो एप्रिसिएशन लेटर है, एक मैंने आपको बोला था ना, एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आप जो वॉलंटियरिंग काम कर रहे हो, यूट्यूब का कोई वीडियो बना रहे हो, कोई और असिस्टेंस दे रहे हो E-सेल की एक्टिविटीज में, उसका एक आपको सेपरेट एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा जिसमें आपका एक वर्क एक्सपीरियंस पूरा मेंशन्ड होगा कि आपने यहाँ E-सेल में क्या कंट्रीब्यूशन की है। तो कोई भी जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैं आपको हर चीज अपनी लाइफ से कंपेयर करके बोलता हूँ ना, मैंने सारी चीजें जो आपको बताता हूँ खुद ही करता हूँ मैं। लाइफ में कई बारी क्या होता है, आप काम करते हो तो कई बारी ऑफिस में फीलिंग होती है, अरे मैंने तो इतनी सारी मेहनत की लेकिन मेरे तो सीनियर को पता ही नहीं, मेरे तो सुपरवाइजर को पता ही नहीं, मेरे तो बॉस को पता ही नहीं, और मैं औरों के जैसे शोर मचाता नहीं। एक मिनट होल्ड करिए, जैसे कोई आया है, जस्ट अ मिनट, एक। तो मैं आपको जो कह रहा था कि ये जो अब इसमें से जो सिंसियर स्टूडेंट है उसको मैं नेक्स्ट बैच में कवर करूंगा। तो आपकी एप्रिसिएशन लेटर और आपका जो ये है जो सर्टिफिकेट है, तो ये आपको मैं मेरे ख्याल से मार्च के महीने में देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और तो एक तो ये चीज़ कहनी थी, तो अपने असाइनमेंट आप सबमिट कर दो। और असाइनमेंट में जैसे कई लोगों की मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, जितनी भी आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, एक मैं चीज़ आपको कह रहा था, तो कई बार ऑफिस में क्या होता है, अरे मैंने तो शोर नहीं मचाया, मैंने तो कोई दिखा के काम नहीं किया, बाकी लोग तो जानबूझ के आगे पीछे घूम के अपना काम दिखा देते हैं, बनाए, लेकिन सर को तो पता ही नहीं मुझे कैसे। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करो, क्योंकि मैं इस उम्र से निकला हूँ और अभी भी ये लोगों को इशू, तो आप जो जो काम कर रहे हो, ठीक है ना, किसी का कोई इंटरपर्सनल इशू है, किसी को कोई ईगो है, वो मुझे सब समझ आता है और वो मुझे मालूम है, ठीक है। कोई जानबूझ के ईगो दिखा रहा है, कोई इंटरपर्सनल इश्यूज हैं, वो मुझे मालूम है। अब इसका मैं आपको छोटा सा, क्योंकि ये जो क्लास है ना, कुछ लोग आप आके बताते हो कि काफी अच्छा लग रहा है आपको, अब मुझे नहीं पता वो अच्छा आपको लग रहा है, तो मैं इस क्लास में फोटो लगा के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। कई बारी मैं देखता हूँ आपका ये जो चैट है, चैट में किसी ने अपने चैनल की प्रमोशन की हुई है। मैं किसी को वो नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, प्लीज अपनी मार्केटिंग मत करो यहाँ पे। आप, हो सकता है आपने कोई जानबूझ के ना की हो, कहते ना किसी ने बताया ही नहीं। कोई भी इंटर्नशिप की, पहले बड़े सारे ग्रुप्स में मैं भी जुड़ा हुआ था, अब मैंने सब ग्रुप्स में से अपने को हटा दिए।
मेरे सिर्फ 5 ग्रुप हैं जहां तक मुझे ध्यान है, ABCDEF और एक अलग से है, तो मेरे ख्याल से ABCDEF 7 ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप जो ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कहीं मेरी फोटो दिखे कहीं एसओएल का, वो मेरा चैनल नहीं है, ना मैंने कोई ग्रुप बनाया। इंटर्नशिप मैंने सिर्फ आपको 2 चीजें बताई हैं, फोरेज और टीसीएस। इसके अलावा इंटर्नशाला कई लोग मेरे को दिखाते हैं, इंटर्नशाला बिल्कुल बेकार है। अगर आपने सेशन में जुड़ना है तो जुड़ो, अगर आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ, कहते हैं ना मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ, ये कोई बोलेगा नहीं आपको, जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आप फॉलो कर लो। आपने इंडिया में रुकना है, आपने इंडिया के बाहर, मैंने दोनों ऑप्शन बोली हुई हैं, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा आप बाहर जाओ। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन मैंने बताई है, जो लोग इंडिया में रुकना चाहते हैं उनको मैंने ऑप्शन बताई है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म है, तो अपनी मार्केटिंग मत करिए, ठीक है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आज एसओएल में एग्जाम हो रहे हैं, एसओएल में कोई नया क्लास शुरू हो रही है, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी आप इन मैसेजेस को मत पोस्ट करिए। ये सिर्फ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। जिसको एसओएल के लिए कोई न्यूज चाहिए वो एसओएल के वेबसाइट पे जाकर देख ले। आप सोच रहे हो मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, मैं उसको, नहीं, प्लीज इन ग्रुप्स में मत हेल्प करो। इन ग्रुप्स में सिर्फ उसका पर्पस है स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा कुछ मत डालो। मैं हर दफे बोलता हूं, पहले भी बोला है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते, इसलिए अब मैं थोड़ा कोर्स को रोक के, वैसे रोका तो नहीं है, देखो क्लास तो हो ही रही है आपसे, अब मैं आपसे हर एक से पर्सनली मिल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो दिल्ली से बाहर हैं, सहारनपुर हैं, मुजफ्फरनगर हैं, शायद मैं उनसे, अभी दिल्ली में तो नहीं मिल पाया, उनसे मैं वीडियो कॉल कर लूंगा। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, खास तौर पे हरियाणा साइड पे, ये नोएडा साइड पे या इधर साइड पे, कोशिश करो अगर आप एसओएल में मिल सकते हो मुझसे, कोई दूर नहीं है, आजकल तो मेट्रो चलती है बिल्कुल, तो एक दो आप आने से पहले एक बार पूछ लो। और जब भी कोई मुझसे मिलता है मैं पूरे उससे बात करता हूँ, उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, उसने इस कोर्स से क्या सीखा, उसका कोई आइडिया है, उसका कोई क्वेश्चन है। कई बार क्लास में लोग कंफर्टेबल नहीं होते, किसी के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं उनके पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना है, अपने पेरेंट्स से मिलवा दो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो प्रोफाइल फोटो के लिए भी, प्रोफाइल फोटो मैं देखता हूँ किसी ने बच्चे की फोटो लगा रखी है। देखो एक तो दिक्कत क्या है, मैं आपको इसमें ब्लेम नहीं कर रहा, एक शायद आपका मोबाइल एक ही है, उस मोबाइल फोन में आपकी प्रोफाइल फोटो है, उस प्रोफाइल फोटो के लिए मैंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। अब मुझे खुद लगता है, हो सकता है क्योंकि आपका मोबाइल नंबर तो एक ही है, अब आप सोचोगे मेरा तो मोबाइल नंबर एक ही है, तो मैं अपनी जो फोटो है कहाँ लगाऊं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एक है मोबाइल नंबर, वैसे तो कईयों के 2-2 होते हैं, कम से कम बच्चे की फोटो मत लगाओ, भगवान जियों की फोटो मत लगाओ, ये मोबाइल नंबर, बाकी आप लोगों की इच्छा। आप मेरी प्रोफाइल फोटो देखो, मुझे किसी ने मना किया? मैं तो पूरी दुनिया में घुमा हूँ, मैंने तो किसी की मैंने तो कहीं घूमने की फोटो नहीं लगाई हुई, मैंने किसी बच्चे की नहीं लगाई। कई बार मुझे लगता है मैं अपने पेरेंट्स की फोटो लगाऊं, लेकिन मैं नहीं लगाता। और क्या से मैं अपने कमरे की फोटो लगा लूं। अच्छा, कई लोगों को आदत होती है हर तीसरे दिन अपनी प्रोफाइल फोटो बदलने की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी उम्र देखनी है और मुझे आपकी उम्र देखनी है। जो आपकी उम्र है उसमें ये चीजें नॉर्मल हैं, तो ठीक है, आप कहीं घूमने गए, अब मैं थोड़ा उसको रिलैक्स कर रहा हूँ। आप अगर कहीं घूमने जाते हो, कहीं फोटो वोटो आपने खींची है, कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जीन्स पहनी है, टी शर्ट पे, लेकिन बच्चों की फोटो, वहां पे भगवान जी की भी फोटो चलो रखनी है रख लो, लेकिन प्रोफाइल फोटो का पर्पस होता है ये, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब आप नौकरियों के लिए अप्लाई करते हो या किसी एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करते हो, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। मैंने आपको बताया था यूएस एम्बेसी में पहले नहीं होता था, यूएस एम्बेसी में वहां पे जब आप वीजा अप्लाई करते हो, ये मैंने किया हुआ है ना, मैं आपको हर चीज अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने उस एम्बेसी में पहले भी वीजा अप्लाई किए थे, मेरे वीजा अप्रूव हुए हैं। यूएस एम्बेसी में मैंने 2013 में जब वीजा अप्लाई किया था, वो भी मेरा अप्रूव्ड वीजा है। उस वीजा में उन्होंने पूछा आपके फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, उनके सारे डिटेल हमको दीजिए, तो मैंने दे दिए उनको। अब इतने तो बेवकूफ वो भी नहीं है कि ये तो रातों रात इसने बनाया, उनको आपकी हिस्ट्री देखनी है, हो सकता है कुछ भी ना देखें, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका फेसबुक, वो एक एक अकाउंट नहीं खोलते, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि मैं इस लाइन में काम कर चुका हूँ, ऑडिट की लाइन में, कंप्लायंस में, उनमें वो कीवर्ड डाल देते हैं। तो हो सकता है आपकी प्रोफाइल फोटो से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पे 1000 लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों के वीजा अप्रूव होते हैं, क्या करें। दूसरा, कल को इंडिया में कोई इंटरव्यू देना है, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, डिफेंस में काम करना है, डिफेंस में तो बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, डिफेंस में कौन सा फेसबुक अकाउंट कैसे यूज करना है, क्या फोटो डालनी है, क्या फोटो नहीं डालनी, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं तो आपको मालूम नहीं। तो अपनी प्रोफाइल फोटो अपनी, आप जो भी घूमने फिरने की डालनी है डालो। किसी ने बड़ी अजीब अजीब सी पता नहीं अपनी पोजेस बना के डाली हुई हैं, ये इस प्रोग्राम में अगर आपने जुड़े रहना है तो उसको थोड़ा आप चेंज कर लो। अब देखो, जैसे मैं अब आपके वीडियो देख रहा हूँ,
जब मैंने पहले दिन आपकी क्लास शुरू की थी, आज काफ़ी लोगों में इम्प्रूवमेंट है। मेरे ख्याल से मैं बड़े वेबिनार करता हूँ, मैंने देखा नहीं कोई ये बोलता हो कि अपने वीडियो ऑन करो। मैं जानबूझ के बोलता हूँ वीडियो ऑन करो। मुझे कोई आपसे कोई मुझे देखना थोड़ी ना। अगर आपको घर का इशू है, पीछे बैकग्राउंड चेंज कर लो, ठीक है ना, पीछे डिस्टर्बेंस ना आए। तो ये कुछ थी। तो ये इनमें से जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको मैं नेक्स्ट बैच में आगे लेके जाऊंगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और बातें तो खैर काफ़ी मुझे बतानी थी। कुछ और किसी का क्वेश्चन है, किसी की और कोई क्वेरी हो? ये सारा प्रोसेस समझ आ गई जो चल रहा है? हेलो सर। हाँ हाँ, सर मेरा नाम योगिंदर है सर, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर देना, चलो ठीक कुछ है। इश्यूज के अब कारण। हाँ, कोई इशू है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अब देखो, अब जैसे योगेंद्र ने बोला, जब भी आप अपना माइक ऑन करते हो, पहले बताओ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हो, आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो कौन सा कोर्स कर रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे ही एकदम माइक किया, मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ, मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकता, मुझे आप माफ़ करना, थैंक यू। मैं योगेंद्र को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने उसको बताया नहीं। योगेंद्र मतलब जितने सारे जुड़े हुए हैं सबको मैं बोल रहा हूँ। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में 7 साल काम किया था। मैंने आपको अपना फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां पे हमको सिखाया जाता था फोन कॉल कैसे अटेंड करनी है। अब फोन, जैसे अभी आपके पास तो मोबाइल फोन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1997 से लेके 2004, 97 से लेके 2004 के बीच में। तो 97 में हमने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जैसे फ़ोन कॉल आती हैं, जो हैंड फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन होता है, दूसरा हैंड फ़ोन होता है जो तार वाले फ़ोन होते हैं। तब तो मोबाइल फ़ोन थे ही नहीं 97 में। तो हमको बोला जाता था, जैसे ही आपको कस्टमर की कॉल आती है, पहले बोलो यस आई एम अनुराग मित्तल स्पीकिंग, दिस इज माई नंबर, एम्प्लॉय आईडी, हाउ कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। आपको पहले अपना बताना है, आई एम अनुराग मित्तल स्पीकिंग, आई एम वर्किंग इन जनरल अकाउंटिंग, मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ऐसी जैसे आप पहले माइक पर आते हो, बोलो मैं सुनीता बोल रही हूँ, मैं XYZ बोल रहा हूँ, मैं इस कोर्स में हूँ, या मैं कोई नौकरी करता हूँ, या मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, और मेरा ये क्वेश्चन है, या मैंने ये आपको बताना है। ठीक है, अपने को आइडेंटिफाई करो। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोफाइल फोटो में क्यों बोलता हूँ, कुछ लोगों ने भगवान जी की फोटो डाली हुई है, कुछ लोगों ने कोई पिक्चर डाली हुई है। आइडेंटिफाई, ये जो आपके नाम हैं, ये जो आप अपने ईमेल आईडी बनाते हो, ये आप अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते। अब जैसे मेरे सामने आपके पार्टिसिपेंट्स के फोटो आ रहे हैं। अब जैसे ज्योति पांडे है, ज्योति पांडे है, ज्योति पांडे अगर हो तो हाथ खड़ा करो अपना, अगर आवाज आ रही है तो। तुम्हारा वीडियो भी शायद ऑन है, नहीं पता मेरे को। हेलो सर, अगर मेरे मैं को, ज्योति। अगर ज्योति पांडे, हाँ ज्योति, तुम्हारा, हाँ तुम्हारा फोटो नहीं है उसमें, ये जो तुमने अपना उसका टीम्स का आईडी बना रखा है, शायद तुम्हारी फोटो नहीं है ना उसमें कोई, उसमें। हाँ जी, हाँ तो, मेरा भी अभी अकाउंट बना है उसमें। हाँ चलो कोई ऐसी बात नहीं है, तुमने शायद अभी ज्वाइन किया होगा। तो चलो अच्छी बात है। क्या करते हो तुम यहाँ, एसएल के स्टूडेंट हो? हाँ जी, एसएल के सिक्स सेमेस्टर के पहली स्टूडेंट हूँ। पहली क्लास कर रहे हो? पहले से क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। अच्छा चलो ठीक है। तो ना जैसे ज्योति पांडे है, ज्योति पांडे भी जैसे, और एक पायल भी है, अपनी प्रोफाइल फोटो ये अपने जो आईडीज हैं, जीमेल है, आउटलुक हैं, या जो टीम्स का आईडी क्रिएट करते हो, उसमें एक ऑप्शन होती है फोटो अपलोड, वो मैंडेटरी नहीं होती, कोशिश करो अपलोड कर दो। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अब आ जाओ जीमेल के ऊपर। जैसे आपका आउटलुक अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, बिल्कुल फैंसी नाम होते हैं जीमेल के। मेरा आईडी देखो आप, अगर मेरा जीमेल अकाउंट आपको मालूम है, मेरा पूरा नाम है अनुराग मित्तल, CMA CFE। किसी ने क्या लिखा है, टाइगर, माउंटेन, ये तो मैं अच्छे नाम बोल रहा हूँ, लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बना रखा है। किसी ने एसएल का रोल नंबर लेके ही अपना जीमेल आईडी बना रखा है। जीमेल आईडी आपकी पर्सनैलिटी को कन्वे करे। सिंपल अपना नाम कर दो, स्वाति कर दो, केशव कर दो, अमित कर दो, सरोज कर दो, अंकुश मिश्रा कर दो, मुकेश कर दो, नाम कर दो। नाम के अगर ऑलरेडी किसी का वो आईडी, उसके आगे फिर कुछ जोड़ दो। जैसे जैसे मेरा है अनुराग मित्तल, CMA CFE। या तुम्हें दिक्कत आती है, मुझे पहले दिखा दो। ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए, ईमेल आईडी छोटा होना, चीज ना हो, रॉकी, माउंटेन, कमांडो, बैटमैन, ये बहुत कॉमन है। ये ईमेल आपका जब बायोडाटा जाता है ना, उसमें ईमेल लिखा होता है। कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाएगी, कोई जॉब के लिए बुलाएगा, वो देखेगा क्या ईमेल आईडी, ईमेल आईडी रॉकेट और टार्जन, कमांडो, बहुत अच्छी बात है। तो नहीं जाएगा आपको, फिर ईमेल नहीं मिलेगा आपको, रिस्पांस नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब क्वेश्चन है कोई पूछ लो आप, क्योंकि जैसे जैसे मुझे ध्यान आता है, क्योंकि मैं कोई चीज़ पढ़ के तो बोलता नहीं हूँ, तो
हाँ अच्छा, एक चीज और, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे बाहर जाने के लिए, तो कल भी मेरे पास आए थे, आते ही रहते हैं फोन कॉल। तो एक क्वेश्चन, एक थोड़ा मैं आपको बाहर का बता देता हूँ। बाहर का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनको जाना है वो सुन लें। इंडिया की तो मैंने बात की थी। बाहर जाने के लिए सबसे पहली स्टेज होती है 10+2 के बाद, जो आप लोग काफी लोग सारे मिस कर चुके हो। 10+2 के बाद एक ACT का पेपर होता है, ACT और SAT का। ACT SAT पहले हुआ करता था, अब उसको ACT कहते हैं। ACT और SAT स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सिंपल पेपर होता है, इंग्लिश सिंपल, कुछ थोड़ा बहुत मैथ्स होता है उसमें, दैट्स इट। उसकी एक बुक आती है जो ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है उस एग्जामिनिंग बॉडी की। एग्जामिनिंग बॉडी कौन सी है? ACT SAT USA। बाहर के देशों में एक सबसे अच्छी चीज क्या है? लिमिटेड सिलेबस होता है। जैसे यहाँ पे UPSC का पेपर देना है, बैंक का पेपर देना है, PO का पेपर देना है, क्लर्क का पेपर देना है, रेलवेज का पेपर देना है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा रेलवेज का रिक्रूटमेंट का पेपर होना है, उसमें इंग्लिश, मैथ्स, GK, लेकिन उसमें कोई उनकी किताब नहीं बताएंगे वो। अब तुम GK की हजारों बुक पढ़ लो, तुम GK के कोर्स कर लो, है ना, मेरे से मिलने आते हैं, हम GK की कोचिंग कर रहे हैं, हमने ये किताब खरीद ली, कोई एंड ही नहीं है। तो कितना खर्चा करोगे? और फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम वो सारी किताबें पढ़ लो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा हो ही जाएगा उसमें। लॉजिकल रीजनिंग, ट्राइंगल ऐसे है, ऐसे अगला ट्राइंगल क्या होगा, बिल्कुल यूजलेस, मतलब अननेसेसरी परेशान करना। उस ट्राइंगल का, जिसने बैंक में क्लरिकल ग्रेड में नौकरी करनी है, उसको ट्राइंगल से क्या लेना देना? नहीं, ट्राइंगल पहले ऐसे, दूसरा ऐसे हुआ, तीसरा ऐसे हुआ, चौथा बताओ कौन सा है? अब उसका कोई अच्छे वे में सोचे, भाई हम उसका ब्रेन देखना चाहते हैं, उसका ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है या नहीं, वो ठीक से सोचता है या नहीं सोचता, अच्छी बात है, लेकिन टू मच कंपटीशन एनी हाउ। बाहर के देश में सिर्फ एक, हर एक कोर्स, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, चाहे कुछ करो, वहां पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है, हर एक कोर्स की बुकलेट्स आती हैं, और वो खुद बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर उस किताब को आप पढ़ लो, एक या दो किताब, एक सब्जेक्ट की एक या दो किताब, उसको मैनुअल कहते हैं, या बुक नहीं कहते, मैनुअल। अगर वो आप मैनुअल पढ़ लो, अच्छी तरह पढ़ लो, उसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता पेपर क्लियर करने से। तो वहां पे कोई कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, कोई कितना ही गरीब हो, ये मैं आपको US का एग्जांपल दे रहा हूँ, वही लंदन का भी यही पोजीशन है। अगर स्टूडेंट सिंसियर है, उसको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं। ये जो कोचिंग है ना, इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं भी स्कूलों में गया हूँ, स्कूलों में ट्यूशन, ये बाहर के देशों में बिल्कुल डिस्करेज की जाती है, कोई ट्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। ट्यूशन होगी तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास होगी। ये ट्यूशन, कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा बिजनेस है ये। लेकिन एनी हाउ, बिजनेस, चलो बिजनेस कर लो, कोई बुराई नहीं है, बिजनेस के बाद कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो ये किताबें आती हैं, उस किताब को पढ़ के आप जाओगे तो आप कर सकते। बाहर के देशों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है। यहां पर अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है? नरेशन, कितनी शीटें भरी हैं, कितने पेन की रिफल, पेन लेके जाओगे एग्जाम, पता नहीं, अब शायद थोड़ा अभी चेंज हुआ है ना, आजकल ऑनलाइन तुम्हारे पेपर हो रहे हैं, पता नहीं वो पूरा हो चुका है, चेंज नहीं हो चुका, लेकिन अभी भी काफी जगहों पे अभी भी वो पेपर फॉर्मेट चल रहा है। मैंने ना, मेरा कल पेपर है तो मैं नया पेन खरीद के लाई हूँ, रेनॉल्ड्स का नया पेन खरीद के लाया हूँ मैंने एक शॉप में, वो पेंसिल बॉक्स। बाहर कंप्यूटराइज्ड पेपर होते हैं, MCQ होता है, क्वेश्चन दे दिया, उसकी 4 ऑप्शन है, ABCD, उसमें से राइट आंसर सिलेक्ट करना है। पार्ट A, पार्ट B होता है एसे टाइप, ये जो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कुछ लोग काफी इंटरेस्टेड हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर इंटरेस्टेड है। कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई डोंट रिकमेंड। जो लोग कर रहे हैं करो, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी मैंने गाइड किया, गाइड कर दूंगा। कंपनी सेक्रेटरी थोड़ा बेटर है, लेकिन टू मच कॉम्पिटिशन। तो बाहर MCQ पेपर होता है, कोई आपने शीट्स नहीं भरनी, कोई पेन नहीं लेके जाना, ठीक है, और कंप्यूटराइज्ड पेपर होते हैं, कंप्यूटर पे किया, और 1 घंटा 2 घंटा 150-200 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? एक किताब 2 किताब पढ़ के जाना है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स बाहर के देशों में मोस्टली 4 साल की डिग्री होती है, बैचलर्स, यहाँ पे 3 साल की होती है। जो लोग बैचलर कर चुके हैं इंडिया से, मास्टर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए ग्रेजुएट रिसर्च एग्जामिनेशन होता है, GRE। या आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, मैं उस पर इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, ग्रेजुएशन में जितने भी हैं, एक ग्रेजुएट, देखो वहां पे ऑप्शन दी जाती है, हो सकता है आपके वहां के स्कूल में अच्छे मार्क्स ना है, तो उन्होंने क्या रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं है, सेट का पेपर दे दो। अब ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं आए, वैसे वहां की ग्रेजुएशन में नंबर ना आना तो मतलब ही नहीं है। जितनी मेहनत आप यहाँ करते हो, वहां अगर आप इतनी मेहनत करो, आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ।
तो तभी कहते हैं ना जो इंडियंस है बाहर जाते हैं बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना हार्ड है, उनको आदत पड़ी होती है। बाहर जाते उनको वो सब कुछ बड़ा सिंपल सा लगता है। तो एनी हाउ, तो ग्रेजुएट रिसर्च एग्जामिनेशन मास्टर्स के लिए और स्कॉलरशिप मिलती है आपको, चाहे आपने 10+2 के बाद बैचलर्स करनी हो, चाहे आपने मास्टर्स करनी हो। यूरोप के अंदर ट्यूशन फीस नहीं है। ट्यूशन फीस मेजर अमाउंट होता है, जैसे 5-6 लाख, 2 लाख, 3 लाख के अंदर बाहर आप एजुकेशन आराम से कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, 15 लाख डिपेंड कर, इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। यहाँ पे इंडिया में भी स्कॉलरशिप मिलती है, वो मैंने आपको बता दिया था ना। इंडिया में स्कॉलरशिप सरकारी फॉर्म होगा, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ। अब जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट अगर किसी ने बनवाया है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है सर्टिफिकेट बनवाना। दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली में तो चलो, ये दिल्ली में जो गवर्नमेंट है इन्होंने थोड़े अच्छे काम किए हैं। एक इनकी 176 घर होम डिलीवरी सर्विसेज हैं, लेकिन इतनी करप्शन है इसमें, बहुत ही डिफिकल्ट है जाति प्रमाण पत्र बनाना। लोग बाग फर्जी बनाते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं जनरल कैटेगरी में तो बेनिफिट है नहीं, चलो उस कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो ये मतलब यहाँ भी स्कॉलरशिप मिलती है। फिर तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, 10वीं में कितने आए हैं, 12वीं में कितने आए हैं। अच्छा, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां स्कॉलरशिप देती हैं, बिरला देती है, टेक महिंद्रा। उनका क्राइटेरिया क्या है? 60% प्लस और 90% प्लस इन 10+2। मैं इस चीज को बिल्कुल, ये मेरा व्यू है क्योंकि आप मेरी क्लास कर रहे हो, मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब जिसके 90% हैं उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। क्यों भाई? जिसके 60% है, जिसके 40% है, उसका दिमाग हो सकता है उससे भी शार्प हो, उसने 3 घंटे में अच्छा पेपर कर लिया, तो उसको 90%। मतलब हर जगह पे इतना कंपटीशन, और हर जगह क्रीम, जो बिल्कुल क्रीम होती है। गवर्नमेंट में आपको पता है क्या कहते हैं? ये बड़े लोग मेरे से, तुम में से आप लोग मिलने आते हो, आईएएस बनना, आईएएस कहते हैं। गवर्नमेंट कहती है हम तो क्रीम ले लेते हैं, क्रीम। क्योंकि मैंने काम किया ना आईएएस ऑफिसर्स के साथ, मैंने काम मिनिस्ट्री में भी काम किया। मतलब जो क्रीम होती है, क्रीम क्या होती है? जैसे दूध होता है ना, उसकी जो मलाई होती है, ये गवर्नमेंट की बातें बता। हम तो मलाई लेते हैं अपने डिपार्टमेंट। मलाई मतलब जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जो दूसरे हैं, वो मलाई नहीं है, उनको तुमने छोड़ दिया। ये उनका माइंडसेट है। मतलब जो उसको आईएएस ऑफिसर बनता है, उसको क्या है? उसको मसूरी में ट्रेनिंग मिलेगी, आईपीएस वाले को हैदराबाद में ट्रेनिंग मिलेगी। उनको हर तरीके से महसूस कराया जाता है तुम अफसर हो, तुम अब डीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे। तो खैर जिनको वो बनना है उनको मुबारक हो। मेरा सिर्फ ये कहना है, बाहर आप जीआरई का पेपर है, उसमें किसी की अप्रोच नहीं चलती, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक किताब आती है। जो सबसे अच्छी बात मैं मानता हूँ, 10 किताबें नहीं पढ़नी। दूसरा बात है मल्टीपल चॉइस पेपर है तो ग्रेजुएट। एक चीज और, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिन्होंने बाहर से करना है, बाहर मास्टर्स की डिग्री होती है जो सबसे अच्छी होती है, लेकिन मास्टर्स की डिग्री थोड़ा कॉस्टली होती है। दूसरी एक ऑप्शन होती है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। कोशिश करो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करो। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट 2-3 लाख रुपए में हो जाता है। उसकी यहाँ पे भी एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन के लिए आईसीआईसी बैंक, कोई प्राइवेट बैंक हो ना, जैसे कोई एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, तो मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बोला था सरकारी बैंक है वो एक तरीके से, या कोई छोटा बैंक हो। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। या गवर्नमेंट के कुछ अच्छे बैंक भी हैं, जैसे कैनरा बैंक है। एजुकेशन लोन कोशिश करो सरकारी बैंक से, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में क्यों बोल रहा हूं, सब कुछ ऑनलाइन है उनका, और आईसीआईसी बैंक का बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क है। सरकारी जो विद्या लक्ष्मी स्कीम है, उसका अभी गूगल करना, इतना लंबा फॉर्म है, उसमें इतनी सारी चीजें मांगते हैं वो। भाई स्कॉलरशिप दे रहे हो, हमको लोन दे रहे हो, या सर आवाज नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। एजुकेशन लोन में क्या है? एजुकेशन लोन में डिस्टेंस लर्निंग का नहीं होना चाहिए, लाइव क्लासेस होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। बजट में बोला जाएगा एजुकेशन लोन, लेकिन जब आप लेने जाते हो, ये कोर्स डिस्टेंस लर्निंग का है या ये रेगुलर है, ये फुल टाइम है या ये पार्ट टाइम है। लेकिन कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जो आपको देती हैं। तो मैंने सिर्फ ये बताया पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो मास्टर्स में क्या होता है, इंडिया में ऑप्शन नहीं है। आपने बैचलर, ध्यान से सुने जो बता रहा हूं मैं। अब कुछ लोग कहें हमने तो इंडिया में रुकना है, लेकिन फिर भी सुन लो, किसी की हेल्प कर देना ना। तो ग्रेजुएशन हो गई 4 साल की। ग्रेजुएशन के बाद डिग्री करना है, डिग्री होती है 2 साल की। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होता है 6 महीने से लेके 8 महीने 9 महीने का। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट से बढ़िया होता है डिप्लोमा।
वो होता है 1 साल का, मिनिमम 1 साल का, 1.5 साल का। तो डिग्री है 2 साल की। डिग्री लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिग्री थोड़ी कॉस्टली होती है। डिग्री से बेटर है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। कई लोग क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो 6 महीने 8 महीने का होता है, सस्ता पड़ता है, 1 डेढ़ 2-3 लाख में हो जाता है। उसके बाद वहां पहुंच गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, वहां जाके फिर वो उसको कन्वर्ट करा लेते हैं डिप्लोमा में। उससे क्या, उनको थोड़ा और टाइम मिल जाता है। फिर डिप्लोमा जैसी आप करते हो वहां पे नौकरियां मिलती है, सर्टिफिकेट में भी मिल जाती हैं। तो नेट नेट थोड़ा सा मैंने अब आपको आइडिया दिया, क्योंकि काफी स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट काफी परेशान है, किसी को घर से सपोर्ट है, किसी को घर से सपोर्ट नहीं है। मैंने उनको बोला आप मुझे पेरेंट्स से मिलवा दो। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, जाएं तो कैसे जाएं, आज भी मेरे पास मैसेज आते हैं। दूसरा, बाहर यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें। जब भी आपने किसी भी कंट्री में जाना है, उस कंट्री में देखो सरकारी यूनिवर्सिटीज कौन सी। जर्मनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये गवर्नमेंट तो इंडिया में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज। पब्लिक यूनिवर्सिटीज यूनाइटेड किंगडम, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जर्मनी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज कनाडा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद तुम्हारे पास 4-5 नाम आ जाएंगे। उन यूनिवर्सिटीज का वेबसाइट खोलो, उनमें देखो कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, जो भी तुम्हारे, नर्सिंग, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, वहां पे बड़े सारे तुम्हें नए नए तरीके के कोर्सेज मिलेंगे जो यहाँ पे तो अभी है ही नहीं। एक भीड़ से हटके कोई नया कोर्स करो, जैसे फिजियोथेरेपी, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फिजियोथेरेपी, नर्स का तो मैंने आपको बोला ही, नर्स की, पैरामेडिक्स की बहुत डिमांड है। ये जो बूढ़े हो जाते हैं लोग बाग, उनका, उनकी सेवा करना, उनको हेल्प करना बहुत डिमांड है। अगर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने से नौकरी नहीं मिल रही और मुझे किसी वृद्ध आदमी की सेवा करने वाले कोर्स को करने से नौकरी मिल रही है, अच्छी जिंदगी मिल रही है, मुझे किसने कहा मैं सीए करूं। आप वो कोर्स क्यों ना कर लो, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहे, आप अपने घर की भी मदद कर रहे हो। आज ये चीज सुनिए, शायद नहीं समझ आए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने परिवार की मदद कर रहे हो। वहां पे जो लाइफस्टाइल है, वहां पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, ये जो गूगल के हेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, ये यहाँ पे बाहर जाके इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। ये जो आज इस जो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं, जिसपे आज ये सारी दुनिया कोविड में काम कर रही है, आप देखो ना, ये चीजें सारी बनती कहाँ हैं। थोड़ा दिमाग लगाया करो। गूगल, ये जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक होता है इन्वेंट करना और एक होता है उसको बनाना। ये चीजें इजाद कहां पर हुई हैं, ये चीजें बनी कहां पर हैं। ये चीजें सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में या बाहर के देशों में बनी है। अब लैपटॉप बन गया, लैपटॉप को किसी ने बना दिया, अब HCL भी इंडिया में बनाती है, और वो एक अलग चीज है। लेकिन लैपटॉप कैसे बनाएं, लैपटॉप में माउस कैसे लिखें, लैपटॉप में इंटरनेट नाम की चीज, इसके लिए आपको दिमाग चाहिए, क्रिएटिव माइंड चाहिए, ठीक है ना। ये इन्वेंशंस हैं। आज मोबाइल में कोई तार नहीं है, लैपटॉप में कोई तार नहीं है, मेरी आपसे बात हो रही है, आप मुझे देख पा रहे हो, वीडियो पे देख पा रहे हैं। ये तो हमारी जो पुरानी कथाएं होती थी ना, उनमें आप सुनते थे कि सामने स्क्रीन खुल गई और सामने, ये तो कुछ चमत्कार ही है। लेकिन हम इतनी अपनी फास्ट जिंदगी में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहां इनोवेशन, वहां पे इसको एनकरेज किया जाता है, क्योंकि वहां अपने लिए टाइम मिलता है। तो इस एनी हाउ, तो ये मैंने थोड़ा आपको मास्टर्स का और मैंने आपको थोड़ा अंडर ग्रेजुएशन का आइडिया दे दिया। सो बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्या डिग्री, स्टडी ऑप्शन से आपको वहां वर्क परमिट मिल जाएगा। आपकी वीजा एप्लीकेशन, एक वहां पे लेटर लगानी पड़ती है कि आप वहां क्यों आना चाहते हो, क्यों आप इस कोर्स को कर, वो सारी हेल्प आपको यहाँ ई-सेल में मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जो रियलाइज करे अच्छी बात है। यहाँ पे वो, उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिल, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। कुछ मैंने आपको वेबसाइट दिखाए इंग्लिश के, एक टोफल होता है, एक IELTS होता है, एक सेलपेप होता है, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज का, सारे फ्री हैं। स्पीकली है, कुछ लोग स्पीकली पे भी गए हैं। इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो सेलपेप सबसे अच्छा है। तो ये थोड़ा मैं आपको बाहर का बताना चाह रहा था। मैंने आपको ईमेल का बताया, प्रोफाइल फोटो के बारे में बताया, ये जो आपका एप्रिसिएशन लेटर है उसके बारे में बात की, आपका सर्टिफिकेट के बारे में बात की, आपको ये बताया आइडिया कैसे देना है, और कुछ आपने अपना ईमेल आईडी कैसे रखना है, अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है, सोशल मीडिया में अपनी अपनी इमेज ठीक रखनी है, अपनी मार्केटिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना कि मेरा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, SOL में कोई नया एग्जाम की डेट शीट आई है, ये सब चीजें इसमें नहीं डालनी। अगर आप इसमें डालते रहोगे, आप इस कोर्स में से बाहर हो जाओगे। ये जो मैं बीच में आपसे असाइनमेंट सबमिट करा रहा हूँ, वो सिर्फ यही पर्पज है कि कौन कितनी बात को समझता है, कौन कितनी बात को नहीं समझता। मैंने आपको टेरिटोरियल आर्मी का बताया,
मैंने अब टेरिटोरियल आर्मी तो इंडिया के अंदर है, मैंने आपको LIC का बताया, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम की बताई आपको मैंने, पोस्ट ऑफिस लाइफ, ये साइड इनकम के लिए। शेयर मार्केट, ICICI में आप अकाउंट खुलवा सकते हो शेयर मार्केट का। ये जो सारी बता रहा हूँ ना, इस पे डिटेल्ड क्लास करेंगे हम, लेकिन अभी ये फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। दूसरा, साउथ में ये कसम खा के मत बैठो कि मैंने दिल्ली में ही रुकना है, साउथ में जाओ, मदुरई में जाओ, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कल्चर हैं, साउथ में, नॉर्थ में बड़ी अच्छी जिंदगी है। मैंने खुद हैदराबाद में काम किया है, मेरा सबसे अच्छा टाइम था वो हैदराबाद में, सबसे अच्छा टाइम अपना लाइफ का कहूँ। जयपुर में मैंने काम किया, जयपुर मेरे लिए बड़ा अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ थी। हैदराबाद तो सबसे बढ़िया था मेरे लिए, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर निकला। दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है, दिल्ली में बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। या एक ये IMA का कोर्स है, CA, जो लोग CA कर रहे हो, जो लोग CS करने की उससे मच बेटर है IMA का, ये USA का जो कोर्स है, ठीक है। तो टेरिटोरियल आर्मी, बैंक की नौकरियां अच्छी है इंडिया में, बैंक में क्लरिकल कैडर, प्रोबेशनरी ऑफिसर मैं नहीं कहूंगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर की कोई बैंक ज्वाइन कर लो, बैंक में फिर प्रमोशन होती रहती है। अच्छा, ये मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई थी। एनीबडी एल्स, कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो? मेरा नाम योगिंदर है। हाँ हाँ बोलो। मेरा नाम योगिंदर है, मैं एसओएल का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपने बैंक का भी कहा था, बैंक में अपने वर्ल्ड बैंक में कोर्स बताए थे, मैंने उनमें इनरोल करने की कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ। क्यों नहीं कर पाया? बैंक के सर पता नहीं, मैं मोबाइल से कर रहा था ना, डेस्कटॉप अच्छा नहीं चलो था। ठीक है, सुन लिया मैंने, सुन लिया। अगर देखो कोई दिक्कत आ रही है कोई कोर्स को ज्वाइन करने में, तो यहाँ पे उसका देखते हैं, तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे करना है। कोई क्या दिक्कत आ रही है अभी देखते हैं। एक तो ये मोबाइल फोन, ये मैं आप लोगों का चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यंग जनरेशन है। ये जितने भी आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो ना, प्रॉपर कोर्स करने का तरीका है डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, ठीक है। कोई महंगे नहीं आते आजकल, और लेकिन मोबाइल पे कर रहे हो ठीक है, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, मोबाइल की स्क्रीन ठीक ठाक है। कई वेबसाइट्स हैं मोबाइल कंपैटिबल नहीं है। अब आपका मोबाइल कौन सा वर्जन है, कितना पुराना है, कितना नया है, इसलिए कुछ वेबसाइट हो सकते हैं किसी के मोबाइल पे खुल जाए, किसी के मोबाइल पे ना खुलें। उसका सिर्फ रीजन यही है, किसी का मोबाइल लेटेस्ट हो सकता है, किसी का मोबाइल पुराना हो सकता है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ये ब्लैकबेरी पे नहीं चलता, व्हाट्सएप सिर्फ इसी पे चलता है आपके जैसे किस पे, एंड्रॉयड फोन पे। मेरे पास ब्लैकबेरी था, उस पर चलती नहीं है चीजें। तो कई बार मोबाइल फोन में इशू होते हैं, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या वो अपग्रेडेड है या नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको जो वेबसाइट है दिखा रहा था, एक फिर क्वेश्चन भी ले लेंगे। एक मैंने आपको बताया था ये कॉमन सर्विस सेंटर का, वो भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, जितना टाइम मिलता है ये दिखाते हैं। देखो एक वी स्किल्स करके एक वेबसाइट, ये वी स्किल्स, ये इंडिया के अंदर ही है वी स्किल्स। ये मैंने आपको बताया है, कई लोगों के स्पेलिंग वगैरह में इश्यूज आ जाते हैं, ये बड़ा अच्छा वेबसाइट है। ये देखो, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, इसमें सारी सर्टिफिकेशंस हैं, ये देखो। और ये सस्ती हैं, 3000 4000। अब कुछ लोग, कई लोग आते हैं मेरे पास, सर वो फ्री नहीं है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का है वेबसाइट। अब जिनको फ्री है ठीक है, मैंने जितनी चीजें बताई है फ्री हैं, लेकिन कुछ जगह गवर्नमेंट कुछ फीस आपसे मांगती है, तो ये इन्वेस्टमेंट है एक हर स्टूडेंट के लिए। मैं इसमें कैसे बोलूं आपको, सबको सब कुछ फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री नहीं मिलता। कुछ अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करो ना आप लोग। आप अपने करियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, नए सूट खरीद लोगे, आप कहोगे नहीं हम तो सूट भी नहीं खरीदते, हम तो कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते, तो उसके लोन मिलते हैं, कर सकते हो कर लो, नहीं तो जो फ्री वाले हैं वो भी अच्छे हैं, मैंने आपको बताए। लेकिन ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, जहाँ पे छोटी मोटी फीस है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, अच्छा वेबसाइट है ये, ठीक है। जैसे किसी को कंपनीज में गुड़गांव में, पूना में, चेन्नई में, बेंगलोर में नौकरियां करनी है, साउथ में नौकरियां करनी है, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये दुनिया भर की सर्टिफिकेशंस हैं ये। तो ये एक वी स्किल्स का अच्छा है, ठीक है वेबसाइट। एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्वेस्ट, दूसरा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये वेबसाइट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किसी को कोई भी कोर्स करना है स्किल डेवलपमेंट का, GST का करना है, अकाउंटिंग का करना है, एरोस्पेस का करना है, स्पेस रिसर्च का करना है, ये देखिए ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, सारा फ्री है इसमें। अब वही आ गया ना, इसमें फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। इसमें ना सेक्टर स्किल्स काउंसिल हैं, जैसे मैं नीचे इसमें शायद आ रही हूँ, ये देखो किसी को कंस्ट्रक्शन में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, फूड, आपको मान लो फूड का कोई एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप करना है,
या आपको फूड के अंदर नौकरी करनी है। तो इसमें सारी ये सेक्टर स्किल्स काउंसिल हैं, ये देखो इसके अंदर सारे कोर्सेज दे रखे हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स हैं, आप किसी को बीपीओ सेक्टर में करना है ना, बीपीओ जितनी सारी दुकानें खुली हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसमें टेलीकॉम में जाना है, टेक्सटाइल में जाना है, टूरिज्म में जाना है, देखो टूरिज्म में जाना है किसी को, इसमें एक लाइफ साइंस लेदर में जाना है। ये बड़े अच्छे हैं वेबसाइट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इंडियन एरो, ये इसमें फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन, कितनी सारी सेक्टर स्किल को। एग्रीकल्चर में जाना है, ये बीएफएसआई, ये आपको बीपीओ में नौकरी करनी है ना, जैसे ये देखो बीएफएसआई। अब अकाउंट पेबल, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। ये सारी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, गुड़गांव में, नोएडा में, पूना में, चेन्नई, उनमें इस तरीके की नौकरियां होती हैं। ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव अकाउंट है, ये देखो ये सारे कोर्सेज इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और फ्री हैं। यही कोर्सेज प्राइवेट सेक्टर में 4,000, 10,000, 15,000 उस टाइप की फीस लेती हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अगर आप मेट्रो शहरों में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, या गुड़गांव में रहते हो, नोएडा में रहते हो, जो लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, डीडीयू ग्रामीण कौशल योजना, ये देखो डीडीयू, ये खुल जाएगा वेबसाइट। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। एक तो हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, हर जगह पे पॉलिटिशियंस के नाम, जो भी सरकार आएगी मैं अपने सारे दीनदयाल उपाध्याय, भाई दीनदयाल उपाध्याय का क्या जरूरत थी इसमें, अटल इनोवेशन मिशन, अटल स्कूल, अटल वो, राजीव गांधी, राजीव चौक, खैर कोई ऐसी बात नहीं है। एनी हाउ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो लोग विलेज में रहते हैं, जहाँ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कौशल में जितने भी सेंटर्स हैं ना ट्रेनिंग के, वो सारे अर्बन एरियाज में हैं। दीनदयाल सेम है, बहुत अच्छा वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट से आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी। प्लेसमेंट होता है ना, आपको नौकरी, इंटर्नशिप, ये जेन्युइन वेबसाइट है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, फोटो लेनी है ले लिया करो। एक ये आपका नेशनल कैरियर्स सेंटर, उससे पहले आपको मैं दूसरा है, ये मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था, कितनों ने देखा नहीं देखा पता नहीं, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैंने व्हाट्सएप पे किया था शेयर, ये हो गया था व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर, मैंने यूथ हॉस्टल का डाला था, कोई वहां पे ट्रैकिंग का टूर हो रहा है, कोई रिप्लाई कर सकता है? ये किसी ने देखा है वो व्हाट्सएप पे मैंने डाला था ये? No sir, I didn't get that in WhatsApp नहीं, group. मैंने तो शेयर किया था, तो वो शायद वॉलंटियर्स को उनको कॉपी करना होगा सभी ग्रुप्स में, मैंने कल डाला था। एनी हाउ, YHAI पढ़ो, कोई क्या लिखा है, जो मैं जिस पे घुमा रहा हूँ ना अपना कर्सर, क्या है बताओ? YHA India. YHA इंडिया, इसकी ना सब मेंबरशिप ले लो। ये कितनी में, ये देखो अप्लाई फॉर मेंबर, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। इसकी फीस कितनी है? 75 रुपए थी कुछ, अभी कितनी है यहाँ पे फीस, टोटल चार्जेस, किसी को दिख रहा हो तो बता देना, नहीं तो चेक करके कुछ बताने, इसकी कुछ फीस है। एनी हाउ, एक मिनट, इसका है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन। ये क्या है, ये पूरे देश में ना हमारे हॉस्टल्स हैं, ये देखो हॉस्टल, यूथ हॉस्टल लाइसेंस, ऑनलाइन हॉस्टल के इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। अब इसका कोई पेपर में ऐड नहीं आता, ये सबके काम के जितने भी, इसका क्या पर्पस है, पूरे ये देखो इनके ना पूरे इंडिया में हॉस्टल्स बने हुए हैं। जैसे कल को आप मसूरी जाते हो, शिमला जाते हो, मदुरई जाते हो, बेंगलोर जाते हो, मणिपुर जाते हो। सर आवाज कट रही है। अब आ रही है सर आवाज कट रही है। आ रही है आवाज अब? आवाज Yes, सही sir. है। ठीक है ना? यस सर, तो यहाँ आवाज आ रही है। ये पीछे अपना बैकग्राउंड थोड़ा किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है, अपने को म्यूट कर दो आप। जिसके घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो ना, कई बार आवाज आ, उसको बंद कर दिया करो माइक को। मैं सबके माइक ओपन रखता हूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली बात कर सको। तो यूथ हॉस्टल के सब जगह हॉस्टल्स हैं, इसकी मेंबरशिप होती है मेरे ख्याल से 150-200 रुपए को ज्यादा नहीं है, जितनी भी हो ये आपको ले लेनी चाहिए। उसका फायदा क्या है, मान लो कल को आप कोई दिल्ली से बाहर जाते हो, इसमें अकेले जाते हो या अपने दोस्तों के साथ जाते हो या अपनी फैमिली के साथ जाते हो, तो ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक स्कीम है। अगर आपका ये आई कार्ड बना हुआ है, पूरे इंडिया में इनके सेंटर्स हैं, वहां पे फैमिली रूम, डॉर्मेट्री और सिंगल रूम, हर टाइप के रूम हैं। डॉर्मेट्री होती है एक ही कमरे के अंदर 7, 8, 10, 15 लोग सो सकते हैं, कॉमन उनका बाथरूम होता है।
फैमिली रूम होता है, फ्रिज है, उसमें एसी है, वो प्राइवेट रूम हो गया आपका। दिल्ली में कहाँ पे है, ये देखो दिल्ली में है चाणक्यपुरी में। ये चाणक्यपुरी पॉश एरिया दिल्ली का, सारी एम्बेसीज हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी प्राइम लोकेशंस पे है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को पैसों की तो कमी है नहीं। जहाँ पे भी गवर्नमेंट, अच्छी अच्छी जगहों पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती हैं, ऐसी हर जगह, हर स्टेट में, चंडीगढ़, शिमला, जैसे कल को आप टेरिटोरियल आर्मी का इंटरव्यू देने जाते हो तो मैं कहाँ पे रुकूं, होटल में रुकने की जरूरत ही नहीं है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का ऑफिस चंडीगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। इसकी मेंबरशिप से आपको फायदा रहेगा। कल को मान लो आप कोई स्टार्टअप करते हो, आप कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, आपने कोई ट्रेनिंग का काम शुरू किया, आप लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यूरो पास का सीवी कैसे बनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आप किसी की आगे ये ट्रेनिंग देना चाहते हो, मैंने आपको सबको प्रेजेंटेशन भी दी हैं, तो आपको जगह चाहिए उसके लिए। 5 स्टार होटल बड़े बड़े महंगे आते हैं ये, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम फैसिलिटी सब कुछ मिलेगी। 3,000-4,000 रुपए रेंट पे, आप पार्टिसिपेंट से 500 रुपए, 1,000 रुपए फीस लेको बड़े आराम से। एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा स्टार्टअप है। ट्रेनिंग, कोई आपको मार्केटिंग का सेशन ऑर्गेनाइज करना है, अभी डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन हर जगह मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। दूसरा, इनके ट्रैकिंग्स होते हैं, जैसे अभी भी वो मैंने लेटर, ये देखो ना, ट्रैकिंग होते हैं इनके। अब जैसे कुछ लोग जाते हैं, देखो जैसे ये व्हाट वेयर, इनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं इनके, ये देखो ट्रैकिंग होती है इनकी। ये देखो कितने अच्छे ले, मैसूर, दार्जिलिंग, ये इनके बने हुए हैं, हॉस्टल्स बने हुए हैं। और इनके इंडिया के बाहर भी हैं, इंडिया के बाहर भी, ये नई दिल्ली में जो इनका बना हुआ है। तो इनके जो ट्रैकिंग्स होते हैं उनमें आप जा सकते हो। जैसे लद्दाख कोई ट्रैकिंग जा रही, अभी जो मैंने कल शेयर किया, कोई प्रोग्राम है इनका मई जून में, बहुत ही सस्ते होते हैं। जैसे किसी को एडवेंचर का शौक है, साइकिलिंग, इनकी साइकिलिंग ऑर्गेनाइज होती है। तो ऐसी संस्थाओं से जुड़ोगे ना, कुछ वॉलेंटियरिंग, अच्छे लोगों से मिलोगे, इनकी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग में कुछ आपको अपने बारे में बताना हो, कोई आपको और लोग मिलेंगे, पता नहीं कौन कहाँ आपको मिल जाए। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जेन्युइन है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे लोगों से मिलोगे। हो सकता है कोई नौकरी देने वाला आपके साथ बैठा हो, कोई आपके बिजनेस करने वाला। अब दार्जिलिंग देखो, दार्जिलिंग है, अभी दार्जिलिंग आपको जाना हो, दार्जिलिंग में ये हॉस्टल है, मैसूर है, नई दिल्ली में तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये एक अच्छी है, ये देखो दार्जिलिंग में आ गए, इसकी ऑनलाइन ही बुकिंग होती है। ये फोटोग्राफी, फोटो गैलरी। अब दार्जिलिंग काफ़ी दूर है, जैसे ये कैलकाटा, दार्जिलिंग मैं गया हुआ हूँ मेरे ख्याल से सिल्लीगुड़ी, हाँ कुछ, मेरे को, मैं ट्रेन से गया था, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बागडोगरा करके कुछ जगह है, एनी हाउ नहीं, मुझे ध्यान है वो बागडोगरा कोई एयरपोर्ट था शायद, सिल्लीगुड़ी कुछ ऐसा ही है, एनी हाउ। तो ये है इसमें, तो ये होटल इन्फो, ये देखो, अब इन्होंने शायद इसमें फोटो थोड़ा देर से अपलोड, देखो डॉर्मेट्री, डबल रूम, सूट रूम। अब दार्जिलिंग मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, अब आप किसी होटल में रुकते हो, वहाँ तो इंडिया में आपको पता ना हर जगह बार्गेनिंग होती है, खासतौर पे हिल स्टेशन पे तो जितना लूट होती है, पहले बोलेंगे 5,000 फिर 3,000, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के फिक्स रेट हैं। तो आपको एक अपने पेरेंट्स को बताओ इसके बारे में। जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो गेस्ट हाउसेज मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं लोग बात, अरे गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि बेनिफिट्स बड़े मिलते हैं। इसमें देखो नेचर स्टडी, वीकेंड प्रोग्राम, जैसे कुछ लोग अकेले होते हैं ना, साइट सीइंग, किन्हीं के कोई दोस्त नहीं होता या दोस्त भी हैं, तो ग्रुप में आपको कहीं जाना हो, सेफली जाना हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अब आप कल को ये देखो ट्रैकिंग हो रही है, कुछ नहीं पता, आप में से कुछ लोग ये हिमालयन इंस्टीट्यूट है मेरे ख्याल से, कहाँ पे है, दार्जिलिंग में, कुछ उधर शिलोंग में है, या कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। आप लोग माउंटेनियरिंग को अपना कैरियर बना लो। माउंटेनियरिंग ये नहीं कह रहा मैं माउंटेन पे चढ़ो, माउंटेन से और भी कुछ काम होते हैं। माउंटेन की किट होती है, माउंटेन की इक्विपमेंट होती है, माउंटेन से रिलेटेड बड़ी सारी एक्टिविटी होती है, गाइड्स होते हैं, फ्लावर्स का है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ नए नए तरीके के काम मिले, साइकिलिंग है, ये देखो ये कितना अच्छा है, ये ठीक है ना, ये यूथ हॉस्टल। तो एक मैंने आपको ये दिखा दिया, एक है विश्व, एक इसके अलावा और वेबसाइट्स तो कई सारे हैं, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे करके, एमएसएमई मार्ट मैंने आपको दिखाया था, और विश्व युवा, ये भी दिल्ली में, विश्व युवा केंद्र, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आता है। ये भी चाणक्यपुरी में नेहरू प्लेनेटोरियम के साथ ही है। यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी है, जैसे आप लोग, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव पेपर प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी, किसी को कोई अपना बर्थडे फंक्शन करना हो, कोई मीटिंग करना हो, कोई ट्रेनिंग का काम शुरू करना हो, कोई वर्कशॉप करनी हो, विश्व युवा केंद्र,
ये देखो एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें बहुत अच्छी संस्था है ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कईयों को ट्रेनिंग देने का शौक होता है, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए आपको जगह चाहिए जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट्स को बुलाओगे। आप 5 स्टार होटलों पे या कई होटल्स ऐसे होते हैं वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं होती, तो लोग बहुत परेशान होते हैं कैसे आए वहाँ पे, कैसे पहुंचे वहाँ तक। तो ये विश्व युवा केंद्र, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कमरे मिलेंगे 4000 3000 के रेंट पे, सस्ते कपड़े। देखो ये प्रोग्राम एग्रीकल्चर डिजाइन एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो ये विश्व युवा केंद्र करके एक ही है, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक हमने आपको एक YMCA है, ये कनाट प्लेस में एक स्टूडेंट है यहाँ पे, शी इज डूइंग सम को YMCA, ये भी बड़ी अच्छी संस्था है। ध्यान, वेबसाइट तो बहुत है दिखाने, लेकिन जो जो ध्यान आ रहा है, तो ये YMCA अच्छा है। ये देखो YMCA का है, ये इसकी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, बड़े अच्छे कोर्सेज होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, टिकटिंग, ट्रैवल, टूरिज्म। YMCA ये कनाट प्लेस में है, फरीदाबाद में भी इसका है, द्वारका में भी इसका ऑफिस है। ये देखो कंपेटिटिव एग्जाम्स, ये जो बहुत लोग IAS करना है, बैंक जॉब करना है, यहाँ से कोचिंग लो अगर लेनी है तो, ये बहुत अच्छा है न्यू दिल्ली YMCA। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, किसी को स्विमिंग करनी है, किसी को जिम ज्वाइन करना है, जिम तो मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन किसी को फिटनेस ज्वाइन करनी है, किसी को कुछ मार्शल आर्ट सीखनी है, बैडमिंटन ज्वाइन करना है, टेबल टेनिस ज्वाइन करना है, यहाँ पे एक ये क्लब है, लेकिन ये अच्छी संस्थाएं हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटी कनाट प्लेस में, द्वारका में है। यहाँ पे अभी गर्मियों में इनके स्पोर्ट्स होते हैं, इनमें लॉन टेनिस सीखना है, छोटे छोटी सस्ती चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। यहाँ पे कोई आपको सेक्रेटेरियल कोर्स करना है, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करना है, वो है। हॉस्टल भी है इनका, और वुमेन का भी एक है YWCA, ये भी कनाट प्लेस में ही है YWCA, ये भी दिखा देता हूँ आपको YWCA। आज ना मैं आपको थोड़ी ये व्यवहारिक चीजें दिखा रहा हूँ, क्योंकि एकेडमिक तो मैं दिखाते ही रहता हूँ, थोड़ा कुछ और भी तो चीजें पता हूँ। YWCA ये देखो अभी खुल जाए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा लीगल दिखाऊंगा, लीगल के। ये YWCA तो वर्ल्ड वाला खुल गया, YWCA दिल्ली यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YWCA। ये देखो ये दिल्ली का यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये देखो YWCA। यहाँ पे जाओ, यहाँ से कुछ कोर्स करना है कोर्स करो, एक बार जाकर तो देखो, मिलकर तो देखो। यहाँ देखो कितने सारे कोर्स होते हैं, कोर्स की कोई इंक्वायरी है, लैंग्वेज कोर्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गेस्ट हाउस भी है इनका, देखो गेस्ट हाउस, हॉस्टल्स हैं इनके, ब्लू ट्रायंगल फैमिली हॉस्टल भी है, ये जसोला में भी है, प्रियदर्शनी वर्किंग वुमेन कुछ, ये अच्छी YWCA। अच्छा एक RTI एक राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक RTI ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है RTI, ये लीगल में अब आपको मैं बता रहा हूँ। किसी भी गवर्नमेंट संस्था में कोई DDA हो, MCD हो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने कुछ अप्लाई किया था, कोई मार्कशीट चाहिए, कोई आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, सूचना का अधिकार ये पता ही नहीं होता लोगों को। RTI ऑनलाइन करके वेबसाइट है, इस पे जाके आप किसी भी सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पे कोई आपने आवेदन किया था, कोई आपने कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने कोई कंप्लेंट की थी, उस पर क्या एक्शन लिया गया, यहाँ पे RTI में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, सबमिट रिक्वेस्ट। ये देखो ये पूरी इन्होंने हेल्प की हुई है, यहाँ पे ये पढ़ सबमिट। अपने पेरेंट्स को आप हेल्प कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट में बहुत लोगों के काम फंसे होते हैं, इसमें सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ये देखो कैबिनेट, एग्रीकल्चर, एटॉमिक, बायो, कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिफेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्स सर्विसमैन, फर्टिलाइजर, कितने हैं, कितनी सारी मिनिस्ट्री हैं गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, वुमेन चाइल्ड ट्राइबल अफेयर्स। तो ये RTI ऑनलाइन करके डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा, कोई भी आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। और एक आपको इसके अलावा कौन सा हमारा एक था, ये एक सेकेंड, ये तो शायद किसी ने देखा है या नहीं देखा पता नहीं, न्यूज़ में तो सुबह शाम सुनते हो। एक मेरा ना अपना कुछ, मेरे अपने लाइफ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो कभी
कर पाया तो कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा। मेरा है ये, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, अब आप कहोगे हम तो अभी 19-20 साल के, हमें तो सुप्रीम कोर्ट दिखा रहे हो। भाई सुप्रीम कोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, पता तो होना चाहिए ना लीगल सिस्टम क्या है। लाइफ में पता नहीं किस सिचुएशन पे कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। इंडिया में कुछ लीगल सिस्टम हो, कुछ मालूम है लीगल सिस्टम के बारे में? अब यहाँ पे क्या, अगर लीगल सिस्टम के बारे में जाना है, या तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करो, या तो कोई पूरे LLB करो। अरे भाई LLB की क्या जरूरत है? लोगों को बेसिक लॉ तो पता होनी चाहिए, कोई बताता ही नहीं। अपना बीकॉम का सिलेबस देख लो, अगर वहाँ पे कहीं पे कुछ लॉ में का बारे में बता रखा हो कि इंडिया में किस टाइप के कोर्ट होते हैं, क्या सिस्टम होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं हर एक स्टेट में। हाई, ये ध्यान से सुनो, कुछ लोग कहें नहीं हमें तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में सुनना है, हमें तो बाहर के देशों के वेबसाइट देखने हैं, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन ये भी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये भी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे, और एक हर एक स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं। दिल्ली, इंडिया में क्या लीगल सिस्टम है? इंडिया में सिस्टम ये, आज थोड़ा एक ध्यान बातें सुनो, क्योंकि आप सब लोग यूथ में हो ना। सड़क पे आप जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, किसी के साथ आपकी सड़क पे टक्कर हो गई, आप तो रेड लाइट पे खड़े थे, किसी ने पीछे से आके आपको मार दिया। ये तो दिल्ली में होती रहती है, दिल्ली जैसे शहर में तो बड़ा कॉमन है। कोई रेंट पे रहता है, मकानदार किराएदार का झगड़ा हो जाता है, किसी की पार्किंग के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, किसी ने कहीं पे गवर्नमेंट में एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, किसी को किसी वजह से नौकरी में कंफर्मेशन लेटर नहीं मिली। मतलब कहीं पे जहाँ पे आपको लगता है आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन तो हर स्टेट पे होता है ना, किसी को टेम्परेरी वर्कर के तौर पे रखा हुआ है कई सालों से, उसको परमानेंट नहीं कर रहे, किसी को सैलरी नहीं दी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में कोई FIR हो गई, उसको कैसे करें, किसी के पेरेंट की कोई जॉब में प्रॉब्लम हो गई। तो हमारे देश में क्या है, सबसे नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं दिल्ली से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। ककरडोमा कोर्ट ईस्ट दिल्ली में, द्वारका कोर्ट द्वारका साइड पे हो गया, एक पटियाला कोर्ट है सेंट्रल दिल्ली में, और कौन सा कोर्ट है, साकेत में एक साकेत कोर्ट हो गया आपका। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है। एक है 30 हजारी। पहले क्या होता था, जब आप लोग शायद पैदा भी नहीं होंगे, सिर्फ दिल्ली में 30 हजारी करके कोर्ट होता था। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया। दूसरी चीज ध्यान दो, जितने ज्यादा कोर्ट होंगे, जितने ज्यादा अस्पताल होंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में बड़ा पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इसमें लेते हैं, हमने इतने कोर्ट खोल दिए, हमने इतने सारे नए हॉस्पिटल खोल दिए, चलो अच्छी बात है। लेकिन उसका दूसरा आयाम देखो ना आप, इसका मतलब आपके देश में बीमार बहुत हैं। बीमार क्यों है? खाना अच्छा नहीं मिलता, हर जगह फर्टिलाइजर यूज होते हैं, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, नदियां पॉल्यूटेड हैं, एयर पॉल्यूटेड हैं। जब सब कुछ पानी खराब, खाना खराब, एयर खराब, तो उसके बाद आदमी कहाँ पहुंचेगा? अस्पताल पहुंचेगा। तो आप अगर हवा ठीक कर लो, पानी ठीक कर लो, खाना ठीक कर लो, लोगों को जिंदगी में कुछ पढ़ाई के अलावा, लोगों में नौकरियों के अलावा, अपने घरों में अपने पेरेंट्स को देखा करो। मुझे नहीं पता सबकी पढ़ी, लेकिन बहुत लोगों के पेरेंट्स की बहुत बुरी हालत होती है। वो इतने परेशान रहते हैं सुबह शाम काम में, कोई बिजनेस में है तो चलो लड़की की फीस देनी है, किसी को बाहर भेजने के लिए कोई फंड्स अरेंज कराने हैं। बहुत दिक्कत है आज की डेट में, बहुत दिक्कत है। तो इसलिए, क्योंकि और फिर उनको, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किसी का BP प्रॉब्लम है। पहली तनख्वाह कम है, जितनी छोटी मोटी तनख्वाह है, थोड़ा बहुत जिंदगी में सेविंग की, वो 50 साल के बाद बीमारियों में लगनी शुरू हो जाती है। किसी की मदर से चला नहीं जाता, किसी के फादर को BP है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का डायलिसिस हो रहा है। उसके लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइफ है ही नहीं, तो इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह कोर्ट हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्राइम इतना ज़्यादा है, नौकरियां हैं नहीं, कोई चेन स्नैचिंग हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, नौकरियां हैं नहीं, लोग खाली बैठे हैं घरों में, खाली बैठे हैं। चलो, और कोई उनको मेंटर करने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है, डायरेक्शन देने वाला नहीं है। और कुछ होते ही ऐसे हैं, कुछ को कुछ करना ही नहीं लाइफ में, उनको सब कुछ, उनको क्या करना है, आज इलेक्शन है यूपी में, चलो झंडे उठाओ पहुंच जाओ। क्यों पहुंच जाओ? क्योंकि बसेस फ्री मिलेंगी, खाना फ्री मिलेगा और पैसे मिलेंगे। तो ये सिस्टम मैं तो बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको बताया था अपनी लोकेशन बदल लो। हर चीज घुमा फिरा के मैं लाता ना वहां पे, अपनी लोकेशन बदल लो, दिल्ली से छोटे शहर में चले जाओ या इंडिया से बाहर चले जाओ, एनी हाउ। तो एक आपका जो मॉरल लेसन है, अगर लाइफ में रेंट डिस्प्यूट है, मकान मालिक, बहुत झगड़े होते हैं, किसी की किराएदार, किसी की पार्किंग के ऊपर झगड़ा हो गया, लड़ाइयों को अवॉइड करो।
लड़ाइयों को ये बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि गर्म खून होता है ना, यंग जनरेशन हो आप। अभी सड़क पे जनरली होता है, यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, किसी ने बाइक टच कर दिया, भाई कैसे टच कर दी, शुरू हो गए वहीं पर लड़ने। ये मत करो। आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल सभी को, आ रही है ना आवाज? अगर ये टॉपिक नहीं सुनना मैं बंद कर देता हूँ। अगर ये टॉपिक नहीं सुनना मैं बंद कर देता हूँ। अगर ये आपको नहीं इंटरेस्ट है, आई कैन क्लोज दिस टॉपिक, आई कैन स्विच ओवर टू समथिंग एल्स। अगर आपको कुछ सीखने में अच्छा लग रहा है, कुछ सुनने में सीख मिल रही है, तो बताओ मुझे। यस सर, हमें समझ में आ रहा है सर। क्योंकि कानून होता है ना, कानून। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप वीजा अप्लाई करते हो, किसी का क्रिमिनल केस होता है। जब आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करते हो, किसी का क्रिमिनल केस होता है। अब क्रिमिनल केस कैसे होता है? मैं किसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहा था, मेरी बाइक किसी से टकरा गई और मैंने उठा के उसके 2 लगा दिए। अरे बड़ा अच्छा किया आपने, लगा दिए उसके। मेरा मकान मालिक किराएदार का झगड़ा। ये लाइफ की प्रैक्टिकल साइड दिखा रहा हूँ, किसी को शायद सुनने में अच्छा ना लग रहा हो। ये भरे पड़े हैं कोर्ट केसेस, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहला मंत्र तो ये है, कभी भी कहीं लड़ाई हो जाए, कोशिश करो वहां से आप निकल लो, अवॉइड करो लड़ाई करना। छोटा सा एग्जांपल, सड़क पे गाड़ी किसी ने लगा दी, उससे हो गई, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। ये कहना आसान है, मैं इस उम्र से निकला हूं, मैंने लाइफ में खुद बड़े झटके झेले हुए हैं। ये सारी जो मैं आपके साथ एनर्जी लगा रहा हूँ, और भी बच्चों के साथ मैं करता हूँ, कल भी, ये सारी एनर्जी मैं चाह रहा हूँ आप वो चीजें ना करो जो मेरे साथ हुई हैं। मेरे साथ बहुत बहुत पुरान, मैं कोई अपने ऊपर वो दया नहीं कर रहा, लेकिन शायद भगवान ने मुझे धरती पे इसलिए भेजा है कि चलो मेरे साथ जो इतना हो गया। कहते हैं ना, भगवान ने किसी के साथ तो एक्सपेरिमेंट करने हैं, किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा तभी तो लैब से दवाई निकलेगी बाहर। तो जो मुझे कई बार अपनी जिंदगी को देख के लगता है भगवान ने मुझे वो एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में रखा हुआ है कि जितने झटके देने दे लो। तो सड़क पे झगड़ा हो जाए तो प्लीज अवॉइड करके निकल जाओ। उससे होता क्या है, जब आप लड़ते हो ना, और किसी ने 100 नंबर फोन घुमा दिया, पुलिस आई वहां पे और काम खराब हो गया। अब आप कहोगे पुलिस आई है तो अच्छी बात है, पुलिस आके क्या करती है वहां पे? अच्छा भाई, तुम्हारी गाड़ी इसने मार दी, इसने उसके मार दी, तुमने 2 थप्पड़ उसके मार दिए, उसने उसके मार दी। पुलिस आने का मतलब समझ लो, इसको कई बार अच्छा भी होता है, लेकिन 90% इंडिया में क्या होता है, भैया दोनों ने, पुलिस आने का मतलब ये होता है आप दोनों में अभी आपस में सुलझी, बात नहीं सुलझी। पुलिस आने, कोई पुलिस ऐसे तो आती नहीं, अभी घुमाया 3 मिनट में पुलिस आ गई, 5 मिनट 10 मिनट, नियरेस्ट पीसीआर वैन कब है, 100 नंबर वाले पहले पीसीआर को फोन करेंगे, फिर पीसीआर वाले देखेंगे नियरेस्ट पीसीआर कौन सी है, फिर वो पीसीआर आएगी। जब वो देखिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इन दोनों में आपस में नहीं, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों गाड़ी में बैठो, थाने आ जाओ। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा थाना है, मुखर्जी नगर, मेरे ख्याल से मुखर्जी नगर है या रूपनगर, जो भी है, वहां पर आ जाओ। ये ध्यान देना जो मैं आपको बात बताऊं, ये आपको मौका दिया जा रहा है कि आपस में आप पैचअप कर लो। अब आप थाने में भी कहते हो नहीं जी ये गलत है वो गलत है, मैं एक आगे कभी बताऊंगा, कई बार जेन्युइन होता है, फाइट करना चाहिए अपने हकों के लिए, लेकिन 90% सिचुएशंस में बता रहा हूं क्या होता है थाने में भी भैया। अरे मैं वो आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एएसआई, सब, एक तो थाने का माहौल ही ऐसा होता है। खैर, अब आप उनको लगता है इन दोनों में नहीं हो रहा, फिर वो क्या करेंगे, चलो दोनों खड़े हो, दोनों को लॉकअप में बंद कर देंगे। और एक आपकी वहां पे कलंदरा नाम, कलंदरा देखो, पुराने अजीब अजीब कलंदरा, आप सोचो कलंदरा होता है 107-50, एफआईआर से एक स्टेज नीचे होती है। उसका पर्पस क्या होता है, 2 पार्टी थी सड़क पे, दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों ने आपस में राजीनामा, देखो कैसी कैसी लैंग्वेज यूज, दोनों ने आपस में राजीनामा नहीं किया, दोनों को उठा के बंद कर दो। अब आपके घर में जाएगा फोन, ये आपका लड़का मुखर्जी नगर में बंद है, आपकी लड़की यहाँ पे बंद है, आपको अच्छा लगेगा? नेक्स्ट डे आपकी पेशी होगी वहां पे, एक तो माहौल इतना खराब होता है, आपको लगेगा मैं कहां पर आ गया, मेरा क्या बैकग्राउंड है, इससे तो अच्छा मैं सड़क पे चुपचाप निकल जाता। एनी हाउ, वहां पे इतने, फिर वकील आ गए, अब वकील आ गए, समझ लो नेक्स्ट स्टेज हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कुछ वकील अच्छे भी होते हैं, लेकिन 90% वकील, महात्मा गांधी ने भी वकीलों के लिए कुछ कहा था, वो खुद भी वकील थे, लेकिन वो एक अलग बात है। जज साहब हैं, वो जो जज साहब बैठे हैं वो पुलिस के ऑफिसर होते हैं, उनको जज बना रखा होता है, मतलब एक पुलिस में एक पोस्टिंग होती है, सबसे छोटा मजिस्ट्रेट एससीएम कहते हैं। अब आप कहोगे नहीं जी इसने मेरी को गाड़ी से मारा था, इसकी गलती है उसकी गलती है, वो सुनता रहेगा, उनको लगेगा इनका यहाँ भी, अगर कोई अच्छा जज बैठा है जो कि बड़ा रेयर होता है, अगर अच्छा उसका वर्कलोड कम है, केसेस कम है, अगर उसको लगा कि हाँ जेन्युइनली आपके साथ किसी ने गलत किया, हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिला फिर दोनों को जाओ भाई, दोनों लॉकअप में वापस जाओ। तो उसका सिचुएशन क्या है, बेटर है आप उसको खुद ही, इंडिया में मैं खास तौर पे बोल रहा हूँ,
जितना हो सके हॉस्पिटल्स, कोर्टों को, पुलिस को अवॉइड करो। मेरे अपने घर में 2 दफे एफआईआर कटी हैं, 2 दफे मेरे घर में चोरी हुई है। 2 दफे, एक तो मेजर चोरी हुई थी 2011 में, मैं बाहर था, पेरेंट्स के साथ गया हुआ था मेडिकल के लिए यूएस में, मैं मेजर चोरी हुई थी मेरे घर में, ठीक है, उसकी एफआईआर कटी, आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी एफआईआर कटी अभी 1-2 साल पहले मेरे घर में दोबारा चोरी हुई, उसकी EFIR होती है, दिल्ली पुलिस ने नया सिस्टम शुरू किया, घर पे बैठे बैठे आप एफआईआर करा दो, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक हुआ तो नहीं, ये तक नहीं बताया कुछ उसमें प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, और वो किस तरीके से एफआईआर क्लोज कर देते हैं वो लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन सिंपली मैं बता रहा हूँ, कोशिश करो, अपना ख्याल खुद रखो। दिल्ली में टेम्पर बहुत हाई है, पेपर उठाओ, ये मर्डर हो गया, घरों में झगड़े हो जाते हैं आपस में, छोटी हर एक, पता नहीं कौन बंदूक लेके चल रहा है, कौन ड्रिंक करके गाड़ी में बैठा है, कौन बेसबॉल का बैट लेकर बैठा है, क्योंकि किसी ने उनको गाइड नहीं किया। मेरा फादर ये है, मैं उसको जानता हूँ, मेरा फादर दिल्ली पुलिस में है, हर एक ईगो बड़ी हाई है, और किसी ने उनको बताया नहीं कि अभी तो उठा के मार दिया तुमने। जब एफआईआर कट जाती है, एक दफे जब एफआईआर आपकी रजिस्टर हो गई, उसके बाद उस एफआईआर से बाहर निकलना, इसमें दुनिया भर बहुत नए आपकी उम्र के लोगों के कैरियर खराब हो गए हैं। पासपोर्ट में दिक्कत आएगी, कहीं इंडिया से बाहर जाना है तब दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत है इसमें। तो ये मैं आज आपको थोड़ी हटके बात बताई है। कोशिश करो, कहीं किराए पे मकान लेते हो, ऐसी जगह पे लो जहां मकान मालिक ठीक हो, पेपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है। इंडिया में क्या है, किराएदार की, वैसे कुछ लोग शायद कहें दूसरी, लेकिन 90% मकान मालिक दुखी हैं। मकान मालिक दुखी क्या है, किराएदार खाली नहीं करते मकान, और सारे कानून किराएदार के फेवर में हैं, ठीक है ना। ऐसी मैरिज लॉज हैं कुछ, तो इसलिए सिर्फ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कोशिश करो, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंच जाता है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, कुछ जेन्युइन केसेस हैं, वो चीज अलग है, मैं उनकी अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सड़क पे झगड़ा छोटे मोटे अवॉइड करो, अवॉइड करो। एक दफे कोर्ट में मामला पहुंच गया और वकीलों की एंट्री हो गई, उसके बाद उससे बाहर निकलना 10-10 साल, 20-20 साल, लोग बाग मर जाते हैं, केस डिसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़े हो, आपका केस 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा। अगर आप एक आम आदमी हो, आप धक्के खाते रहो। जो दुखी आदमी है वो कोर्टों में ज्यादा हैरेस होता है, और जिसने गलत किया है वो कोर्टों में ज्यादा खुश होता है। ये मैंने अपने आप देखा है लाइफ में, और ये मेरा नहीं, आप किसी अपने घर में कोई बड़ा आदमी हो ना, कोई समझदार हो, उससे पूछना। जिसकी शिकायत है, शिकायत करते कहते हैं ना चप्पलें घिस जाती हैं, उसको न्याय नहीं मिलता, और जिसने गलत किया है उसका कुछ होता नहीं, वो मजे से घूमता है, तारीख मिलती है, एडजर्नमेंट हो जाती है, वकीलों के पास तो दुनिया भर के इलाज होते हैं हर चीज का। तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होते हैं SCM। सड़क पे कोई भी आपस में ऑल्टरकेशन होती है, 100 नंबर पुलिस वाले आते हैं, पहले वो देखते हैं दोनों घर जाने को तैयार हैं। अगर उसने आपको कह दिया नहीं भाई आपस में नहीं, तुम्हारा आपस में सुलह हो रही, अगर उसने आपको कह दिया दोनों थाने आ जाओ, दोनों आप थाने पहुंचे, और उसके बाद उनका जो पर्पस था सॉल्व हो गया। थानों में भी आप लड़ोगे, वो कहेंगे दोनों को उठा के बंद कर दो, और आपका प्रोसेस लीगल कहते हैं ना, लीगल एक्सपीरियंस आपका शुरू हो गया। इसमें ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी हम कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करो। तो एक जो मैं आपको कहना चाह रहा था, एक मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट दिखा दिया, एक दिल्ली हाई कोर्ट है। अब जो है रियलिटी वो है, इसको हम छुपा नहीं सकते। आप सुनते हो कि केस भरे पड़े हैं, 3 करोड़ केस पेंडिंग है। 3 करोड़ कितने केसेस होते हैं? ये दिल्ली हाई कोर्ट है, ये एक वेबसाइट, ये दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि साकेत थोड़ा पॉश डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ये भी इंडिया में बहुत है। साकेत साउथ दिल्ली में अच्छे कोर्ट होंगे, 30,000 कोर्ट सबसे पुराना है, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हो गया साउथ ई कोर्ट, ये सब साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। एक मेरा अपना इनिशिएटिव है, आज की डेट में अगर आपको कोर्ट में कुछ हक मांगने, हर जगह आपको वकील चाहिए, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। अभी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मेरा अपना लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे नहीं, ऐसी कई चीज़ों में मैं कुछ करना चाहता हूँ कि एक आम आदमी अगर अपने हक के लिए लड़ना चाहे, तो क्या वो बिना वकील के खुद अपनी बात को नहीं रख सकता? लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा, जहाँ पे क्या पेटिशन होती है, कैसे केस बनाया जाता है, कैसे फाइल करते हैं, FIR क्या होती है, बेसिक लॉ क्या होती है, कोर्ट में जिरह कैसे की जाती है, एफिडेविट क्या होता है, नोटरी क्या होता है,
कहीं कुछ नहीं अवेलेबल है, हर चीज के लिए वकील चाहिए, जबकि बहुत चीजें आप खुद कर सकते हो, ये लॉ का प्रोविजन है, आप अपना केस खुद कर सकते हो। लेकिन बाहर के देशों में पूरी फैसिलिटी दी जाती है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में। तो ये थोड़ा मैंने आपको दिखाया था। एनी हाउ, अच्छा अभी 7:10 हुए हैं, तो वेबसाइट्स तो और भी हैं, थोड़ा आज मैंने ऐसे ही किया था। ये शाम का सेशन अगर आप लोगों को ठीक लगता है, क्योंकि देखो मेरा इसमें नेट डाउन नहीं हुआ, और बाकी वहाँ एसओएल में बड़े नेट की प्रॉब्लम आती है। तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क बिफोर आई से एनीथिंग एल्स? कुछ आपने पूछना है, कुछ कहना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना, कुछ आज की क्लास के बारे में कहना है, कुछ ठीक लगा आपको जो बताया, ये भी कुछ नॉलेज आपको मिली, कुछ है काम की? गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर मैं निहारिका, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ एसओएल में। हाँ बोलो निहारिका। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने जर्मनी के उस पे जैसे आपने बताया था ना कि वॉलंटियरिंग जो हम करते हैं हाँ आउट ऑफ इंडिया में जाके, तो मैंने वो चेक किया था, तो वहाँ पे एक रिकमेंडेशन है सर, मतलब मैंडेटरी फील्ड है वहाँ पे कि अगर आप जर्मनी में वॉलंटियरिंग करना चाहते हो तो जिस भी यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट से आपने वो ये समझ में आया आपको, तो हमें उससे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए वहाँ का। वो यहाँ पे एसओएल में देते हैं, यहाँ पे जो टीचर्स हैं ना आपके, यहाँ पे एसओएल में एक फैसिलिटी है, जो आपका डिपार्टमेंट है उसका जो इंचार्ज है, जैसे डॉक्टर के बी गुप्ता हैं या जो भी खुंतिया साहब हैं, तो वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे, ठीक है। और वो मैं भी आपको दे सकता हूँ, अगर ई सेल से चाहिए, वो मैं ई सेल की आपको जो एप्रिसिएशन लेटर है वो रिकमेंडेशन लेटर ही होती है, जो मैं आपको बता रहा था ना वीजा एप्लीकेशन में यही चीजें लगती हैं। लेकिन एसओएल से आप अपने डिपार्टमेंट से भी ले सकते हो, और जो वीजा एप्लीकेशन है उसमें आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। वैसे ना ये आगे चल के पूरे मैं प्रोग्राम करूंगा, जैसे आज मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाया, दिल्ली हाई कोर्ट दिखाया, अब जितने स्टूडेंट हैं 78 स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ तो पता नहीं, किसी ना किसी के घर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लीगल कोई ना कोई इशू आया होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं, किसी ना किसी का पुलिस से कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा, पड़ा नहीं है तो हो सकता है पड़ जाए। उस वक्त कितनी हालत खराब होती है, ये आज इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आइडिया नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। जब अस्पताल में आप पहुंचते हो, किसी को डायलिसिस कराना है, पैसे मेरे पास आते हैं ना, फोन आते हैं, ये मैं तभी तो बोल रहा हूँ आपको कि फादर को डायलिसिस कराना है, हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं हूँ, उसकी 15,000 की नौकरी है, हफ्ते में 2 डायलिसिस कहाँ से कराएं? आयुष्मान भारत है सर, वो स्कीम है, उसमें कैसे रजिस्टर करें? क्योंकि आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनाया हुआ था, और आयुष्मान कार्ड तो तब बनेगा ना जब वो आसानी से बन जाएगा, इसलिए वक्त रहते चीजें कर ली जाएं। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ये नेदरलैंड्स, ये सारी चीजें मैं खुद करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं है। नेदरलैंड्स या बाहर की कंट्रीज में क्या है, अभी आप अपने घर में हो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी हमें क्यों बीमार कर रहे हो, मान लो मैं अभी आपसे बात कर, मैं इस वक्त अपने घर में अकेला हूँ, ठीक है ना, ये मैं बीच में उठाता, शुरू में क्यों उठाता, मैं कोई है ही नहीं घर में मेरे, मैं अकेला बैठा हूँ इस वक्त, मुझे अभी कुछ हो जाए, इस वक्त किसी को कुछ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10 मिनट बाद मुझे कुछ हो जाए, मैं इतनी देर आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी भी तो एज हो गई है, 49 मेरी एज है, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाए, जब तक कोई सुबह मेरे घर में नहीं आएगा, किसी को, मैं रात भर मरा पड़ा हूँ, किसी को पता ही नहीं, ठीक है ना। या मान लो मुझे अभी अकेलापन लग रहा है, मेरे को कोई हेल्थ की इमरजेंसी है, बाहर के देशों में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स आता है, 3 मिनट मीन 3 मिनट में गाड़ी आएगी, वहां पे हेलीकॉप्टर है। अभी मैं अशोक विहार में रहता हूँ दिल्ली में, तो अशोक विहार में हेलीकॉप्टर तो मैं सोच भी नहीं सकता, हेली एम्बुलेंस। डेनमार्क में आप कितने ही हो, चाहे बुरारी में रहते हो, जैसे बुरारी जैसे शहर वहां भी तो है डेनमार्क में, लेकिन उनका लेवल क्या है, बुरारी में एम्बुलेंस भेजनी है, हेलीकॉप्टर भेज देंगे वो। तो अभी मेरे को देखो ना, मेरी लाइफ कितनी इनसिक्योर है, मुझे अभी कुछ हो जाए, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कोई एनजीओ, कोई स्टार्टअप नहीं है, बड़े सारे स्टार्टअप बने हुए हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, अभी मुझे 3 मिनट में कोई सर्विस चाहिए, कोई सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मुझे अकेलापन लग रहा है, कोई मुझे मेडिकल हेल्प चाहिए, मुझे कुछ सामान मंगवाना है मार्केट से, दुनिया भर की एप्स बनी हुई हैं। एप्स कितने लोग यूज कर पाते हैं, अपनी दादी से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना, वो कहेंगे हमें मत बताओ एप्स वगैरह के लिए। तो एनी हाउ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, जो वीजा एप्लीकेशन है, वी कैन हेल्प देम, अदरवाइज जो तुम्हारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है वहां से तुम्हें लेटर मिल सकती है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एनीबडी एल्स? किसी और का कुछ, एनीथिंग, एनीबडी हैज टू शेयर? सर
जैसे अंशिका बोल रही हूँ, हाँ अंशिका हाँ सोनी 6 हाँ सेमेस्टर। हाँ हाँ बोलो। जैसे आपने बताया कि दिल्ली में या इंडिया में किराएदारों के लिए बहुत सारे लॉज होते हैं बट मकान मालिकों के लिए नहीं होते। हाँ हाँ बट हम मकान मालिक है तो हमको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कोई किराएदार रखने से पहले? जैसे वेरिफिकेशन तो हम करवा लेते हैं बट उसके हाँ हाँ अलावा क्या नहीं चाहिए? क्योंकि ऐसा हमने फेस किया है कि जब हमने कोई किराएदार रखा और वो बहुत अच्छा नहीं है, हमको चाहिए कि वो खाली करें बट होती है ऐसी सिचुएशन जैसा आपने बताया। ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही अच्छी बात है अंशिका ने, क्योंकि उससे मुझे लगा अंशिका ने जो मैंने इतनी बातें बताई है थोड़ा उसने सुना ध्यान से उसको। तुमने वीडियो ऑन किया हुआ अपना? दिख नहीं रही मुझे कहीं। सर मैं एक्चुअली शिफ्ट में हूँ। चलो एनी हाउ, तो तुम कह रहे थे देखो हाँ रेंट पे, एक तो देखो स्टार्टअप आपने करना कि जनरली लोग बात स्टार्टअप करते हैं किराए की जगह लेकर, कोई गैराज ले लिया छोटी मोटी, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट करो। तो ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट मतलब, रेंट एग्रीमेंट एक तो होता है 10 रुपए का स्टैम्प पेपर। अब कुछ लोगों को तो स्टैम्प पेपर क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है पता ही नहीं। ये चीजें आपको मैं बताऊंगा, ये बेसिक चीज है, लाइफ में सभी को जरूरत पड़ती है। तो रेंट एग्रीमेंट होता है, वो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसमें रेंट एग्रीमेंट कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या लिखवाना है, उसमें जो किराएदार के हक हैं और जो मकान मालिक के हक हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये होना चाहिए कि जब मुझे जरूरत हो 1 महीने का नोटिस पे मकान मेरा खाली हो जाए, या 2 या 3 महीने के नोटिस पे। ये जो चांदी चौक में दुकानें हैं, चांदी चौक में जिनकी दुकानें हैं वो रोते हैं, दुखी हैं। उनका किराया कितना है, 40 रुपए 50 रुपए। 1947-50 से वही किराया चल रहा है। कनाट प्लेस में मोहनलाल संस बड़े बड़े शोरूम जो खोल के बैठे हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा सभी ऐसे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम वो आज भी 100-100-200 रुपए किराया दे रहे हैं, जबकि उनकी करोड़ों की दुकान है, उनकी खूब सेल होती है, बड़े बड़े ब्रांड लेके बैठे हैं वहां पे। लेकिन क्योंकि मकान मालिक है, कोई बूढ़ा है, किसी को नॉलेज नहीं है, उनको कौन कोर्टों में जाए, कोर्टों में सब कोई जाना अवॉइड करते हैं समझदार आदमी, और वो थोड़े दबंग टाइप के हैं। दबंग टाइप ना, इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आपके पास मसल पावर है, पैसों की ताकत है, या आपके पास अपनी ताकत है, अपनी ताकत आपके पास लोग बाग हैं, तो यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है। और दिल्ली जैसे शहर में, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा, कहते हैं जिसकी लाट लठ उसकी वो, जिसकी वो उसी की भैंस, वो वाला है। तो किराएदार या मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर करो। रेंट एग्रीमेंट कैसे करते हैं, एक उसमें एफिडेविट होता है, उसमें क्लॉजेस होते हैं, इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। रजिस्टर्ड कहाँ होता है, रजिस्टर्ड आपके ये जो एसडीएम ऑफिस होता है, तो ये जैसे ईस्ट दिल्ली का एसडीएम ऑफिस, ये नॉर्थ दिल्ली का एसडीएम ऑफिस, बहुत लोग रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराते। रजिस्टर ना कराने से क्या होता है, कल को दोनों में झगड़ा हो गया तो जब आप सरकार के पास जाओगे वो कहेंगे भाई अब हमारे पास क्यों आए हो, तुमने रेंट एग्रीमेंट तो रजिस्टर कराया नहीं। तो आप कहोगे भाई हमने तो इसलिए नहीं कराया, हमें तो किसी ने बताया नहीं। इंडिया में दूसरी चीज क्या है, कल को आप कहो कि मुझे तो कानून की जानकारी नहीं थी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं जानकारी थी तुम्हें, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये गवर्नमेंट, ये कोर्टों में बोला जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अरे भाई कैसे मालूम, ना तो मुझे किसी ने कुछ केजी में बताया, ना 10th क्लास में बताया, ना 12th में बताया, ना बीकॉम में बताया, ना एमकॉम में बताया, ना पीएचडी में बताया, तो मुझे कैसे पता होगा। नहीं नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम तो ये आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं करवाया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर। और बहुत डिस्प्यूट होती है रेंट में, देख दाख के प्रॉपर हो, मतलब ये इस पे एक अलग सेशन कर सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, किसी को पूछना है मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, या कभी आपसे 1-to-1 में बता दूंगा। एक लीगल क्लासेस भी ले लिया करेंगे, लीगल क्लासेस। एफिडेविट क्या होता है, कितनों को पता है एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट नोटरी, आज एक असाइनमेंट है। अब देखो मेरे घर में एक छोटा सा पेट है, अभी मेरे को 1 घंटा हो गया ना आपसे, उसको अब बाहर जाने की चिंता हो रही है तो मेरे को क्लास नहीं करने देगा। तो ये भी मैंने बताया, कोई पेट की संस्था ही नहीं है, कोई ऐसी एनजीओ नहीं है जहाँ पे कुछ मेरे को हेल्प मिल जाए। एनी हाउ, तो चलो मैं अब ये मेरे को बंद करना पड़ेगा। अब आपने एक असाइनमेंट करके देना है, एक तो आज की क्लास की समरी, दूसरा एफिडेविट, नोटरी और ओथ कमिश्नर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, या इन तीनों की डेफिनेशन। अब सारे लोग गूगल कर लेना, लेकिन गूगल ना करो तो अच्छी बात है, देखते हैं। अगर नहीं मालूम है तो अच्छी बात है ना, नहीं मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ये इससे किसी को ये मत सोचो मैं तो कॉमर्स का हूं, ये लाइफ में सुबह शाम रात दिन आपके काम पड़ेंगे इससे। एफिडेविट, और किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, इसी चीज के लिए लॉयर आपसे फीस ले लेते हैं। एफिडेविट, ओथ कमिश्नर और नोटरी,
जैसे आपको बाहर जाना हो, अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने होते हैं, तो ये नोटरी वाले अटेस्ट करते हैं। अब वो नोटरी कहाँ बैठते हैं, कैसे अटेस्ट करते हैं, कितनी फीस लेते हैं, उनको क्या डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। कोई भी चीज़ आपको सरकार में देनी है, एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट में नोटराइज कराएं या ओथ कमिश्नर कराएं। ओथ कमिश्नर क्या होता है, तभी तो मैं आपको कह रहा था मेरा एक इच्छा है लीगल एक कोई एनजीओ खोलने का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल जितनी भी लाइफ में क्रिमिनल सिविल मैटर्स हैं, इनके लिए एक आदमी अगर अपने हक के लिए कुछ लड़ना चाहे, वो खुद कैसे कोर्टों में जा सके। अभी कुछ नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा है, अगर आप ही लोगों में से कुछ लोग, मैं चाहता हूँ कुछ लोग अगर कोई आ गया है, ये कुछ मैं चाहता हूँ कुछ ये रिफॉर्म्स हो जितना मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ। अभी कुछ नहीं है, तो ये होना, अभी पूरा कब्जा वकीलों का है, पूरा कब्जा कोर्ट में। जबकि कुछ हमारे देश में ऐसे कानून हैं, जैसे कंज्यूमर, आपने कोई सामान खरीदा, गीजर खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, कंज्यूमर लॉ है इंडिया में। कितनों को पता है कंज्यूमर कोर्ट होते हैं? कंज्यूमर कोर्ट में हर एक के घर में आपने कुछ ना कुछ, गैस खरीदी होगी, स्कूटर खरीदा होगा, टीवी खरीदा होगा। मान लो आपकी किसी ने पेमेंट वापस नहीं की, कोई डिफेक्ट निकल आया, उसके लॉ हैं, और उस कोर्ट में आप अपने केस की खुद जिरह कर सकते हो, खुद आर्ग्यू कर सकते हो। लेकिन वहां कैसे कंप्लेंट फाइल करें? कंज्यूमर लॉ तो हर एक को एप्लीकेबल है, कैसे फाइल करें? कंज्यूमर कोर्ट होते कहाँ पे हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन लगते हैं, कुछ नहीं पता। तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे बेसिक लीगल नॉलेज दी जाए लोगों को। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो जो गैप है वो मैं चाहता हूँ एक उसको, क्योंकि बहुत लोग लाइफ में परेशान हैं, जिनके ऊपर पड़ती है ना उनको बोल, ऐसी हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है। कैसे? जैसे किडनी है, किसी का किडनी, बीपी, डायबिटीज, किसी का हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैंने लाइफ में खुद फेस की है। बोथ मेरे फादर और मैंने अपने मदर के लिए दोनों चीजें हैंडल की हैं। एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन होती है, इंडिया में इतनी रिच साइंस है ये आयुर्वेदा की, लेकिन आयुर्वेदा वाला होम्योपैथी से बात नहीं करता, होम्योपैथी वाला एलोपैथी से बात नहीं करता। एलोपैथी के पास जाओ, डायलिसिस करा लो। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, किसी के पेरेंट को अगर किडनी का प्रॉब्लम है, 90% प्रॉब्लम किडनी की, हार्ट की, लंग्स की, आयुर्वेदा में उसका इलाज एक सर्टेन स्टेज तक हम कर सकते हैं। लेकिन एलोपैथी में जाओ, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा डायलिसिस करा लो, जो कि बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, जो कि नहीं, कोई बात, क्योंकि कंबाइन नहीं करते। ये मोदी साहब ने एक शुरू भी किया था इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेटिव मींस पेशेंट को रिलीफ मिलना चाहिए, पेशेंट को कोई मतलब नहीं है मुझे आयुर्वेदा से इलाज कराओ, अभी इंडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप एक कस्टमर हो हॉस्पिटल के लिए, होम्योपैथी वाला कहेगा मुझे एलोपैथी का नहीं पता, एलोपैथी वाला कहेगा होम्योपैथी बेकार है। चलो ये तो है कि पता नहीं है, ये लोग एलोपैथी में वो कहते हैं आयुर्वेदा बिल्कुल बेकार है। कोई चूरन ले रहे हो, कोई गोली ले रहे हो, उसको बंद कर दो। अरे भाई, हमारे देश की इतनी रिच साइंस है, केरला में तो बाहर के लोग सीखने आते हैं, उसको तुमने ऐसे कैसे कह दिया चूरन वेरन सब बेकार है, इसको बंद कर दो, इससे और बीमार हो जाओगे, ट्रांसप्लांट करा लो। अरे भाई, मेरी 45 साल की उम्र है, मेरी 40 साल की उम्र है, ट्रांसप्लांट मैं क्यों करा लूं, अगर उसको मैं बिना दवाइयों के ठीक कर सकता हूं? लेकिन नहीं। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन ये कॉन्सेप्ट है, ये भी एक मेरी बड़ी इच्छा है, इसमें कुछ काम किया जाए। अपने लेवल पे जितना मैं कर रहा हूं मैं, लेकिन कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों को पता ही नहीं कि ये कुछ ऐसी औषधियां हैं इंडिया में। कोई बात, तिब्बतन मेडिसिन कितनों ने, आप में से कुछ स्टार्टअप करो ना, स्विट्जरलैंड की कंपनियां, यहाँ मैकलॉडगंज है शिमला में, वहां से सीख कर जाते हैं और अपने देशों में दवाइयां बनाते हैं। तिब्बतन मेडिसिन एक बड़ी पावरफुल साइंस है। आयुर्वेदा तो बहुतों ने सुना होगा, होम्योपैथी सुना होगा, यूनानी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन सिर्फ इंडिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एमबीबीएस मान लो वाले को ही सिर्फ सब कुछ आता है। जिसने बीएमएस कर लिया हो, जिसने कोई और मेडिकल, वो सब बेकार है। इतनी लॉबी है इसकी एमबीबीएस वालों की, सुबह शाम एमबीबीएस। ये जितने यूक्रेन में हैं सब एमबीबीएस वाले वहां पे। भाई क्यों एमबीबीएस का इतना वो बना रखा है आपने? मैंने क्या बताया आपको, डेनमार्क के अंदर डॉक्टर आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। आप हॉस्पिटल में हो तब तक आप अपने नाम के आगे डीआर लिखोगे, जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर आते हो डीआर नहीं लिख सकते, क्योंकि आप सब बराबर हो। कोई नहीं लिखेगा मैं सीए हूं तो सीए, सीएस हो तो सीएस, डॉक्टर हो तो डीआर। अपने ऑफिस में जो हो वहां कोई प्रोफेसर नहीं लिखेगा, क्योंकि लोगों में हीन भावना आती है, अरे ये तो प्रोफेसर है, ये तो डॉक्टर है, ये तो सीए है, ये तो सीएस है, मैं तो सीए नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। तो उनको इतना ऊपर, बाहर के देशों में ये मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, कोई डेजिग्नेशन के आगे अपने नाम के आगे गुरकीरत सिंह, ग्रेसी अरोड़ा, मुकेश, अनुराग मित्तल, दैट्स इट, कुछ नहीं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं।
छोटी छोटी चीजें हैं। चलो कोई नहीं, इट्स आई हैव टू लीव नाउ, आई टोल्ड यू द रीजन। एंड आज जो सीखा है वो दे दो, और एक असाइनमेंट, नया असाइनमेंट, एफिडेविट, नोटरी और ओथ कमिश्नर, इनकी क्या डेफिनेशन है, तीनों में क्या फर्क है, या तीनों का क्या पर्पस है, 3-4 लाइन है बस, ये करके आप भेज दो, ठीक है? फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे।